हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी कामरा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धया कटियार। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमन लाइफस्टाइल में आप लोगों के सवाल जवाब होते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों है, क्या है। आज डॉक्टर श्रद्धया कटियार हमें सबका सोल्यूशन देने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद इट। सर, थैंक यू शिवानी। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये कि वाई पीपल आर गेटिंग सिक नाउअडेज। सो ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है मुझे लगता है कि, और बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसका अगर आंसर देने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ओके। एंड हमारा फूड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ लोगों के एक्टिविटी लेवल्स भी चेंज हो रहे हैं, कुछ लोगों का वर्किंग कल्चर भी इस तरह का है जिससे वापस वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये 4-5 रीजन्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम ज़्यादा सिक हो रहे हैं। बट एक्चुअली हम सिक नहीं हो रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। जो पहले डिजीजेस थी, हम पहले भी सिक थे। तभी हमारी जो एवरेज लाइफ थी वो अगर इंडिया में देखें तो 100 ईयर्स बैक एवरेज इंडियन की लाइफ लाइक 35, 36 या 33 या, एंड अभी वो है 67, 68। राइट। अगर हम सिक कितना हो रहे होते तो ये हमारी एवरेज लाइफ नहीं बढ़ती। बट प्रॉब्लम इज़ पहले जो कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसकी वजह से लोग एक्सपायर होते थे, फूड की स्कैरसिटी, इन्फेक्शियस डिजीजेस। राइट। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, अब इन सब से डेथ कम हो चुकी बिकॉज ऑफ दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, मेडिसिन आ गई हैं। अबंडेंस ऑफ फूड, उसकी वजह से हंगर काफ़ी नीचे गई है। बट अभी जो प्रॉब्लम है डिजीजेस की वो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा एनवायरनमेंट रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, फूड रिलेटेड और दीज काइंड ऑफ थिंग, लोग लेस एक्टिव हो रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम सिक तो वैसे ही हैं बट टाइप ऑफ सिकनेसेस चेंज हो चुकी हैं, ये हम कह सकते हैं। सो लाइफस्टाइल में क्या इनएक्टिविटी और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज is also somehow affecting the lifestyle, but somehow Yeah. the way what are the ways what are the ways which are affecting the lifestyle more connecting to the ये inactivity? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग इस पे सेल्फ ब्लेम भी लेते हैं, इस चीज़ को समझे बिना कि हमें मीडिया और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा ये बताया जाता है कि आप एक्टिव नहीं हो, हम लगातार कम एक्टिव होते जा रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या पहले फिटनेस का इतना कॉन्सेप्ट था लाइक 100 ईयर्स बैक या उससे पहले? किसी ने भी ये वर्ड नहीं सुना था फिटनेस क्या चीज़ है। बिल्कुल। कहीं रनिंग ट्रैक्स नहीं होते थे, बिल्कुल। कोई स्पोर्ट्स के बारे में कोई नहीं जानता था, साइकिलिंग थी नहीं, है ना, जिम थे नहीं, योगा सेंटर थे नहीं, People were जुम्बा, हाँ somehow more reliable on या like just normal walking or a few yogasans. हाँ, नॉट लाइक योगा भी इतना कॉमन नहीं था पहले, Okay. है ना। रूरल पॉपुलेशन लाइक 95%, उन्होंने तो ये वर्ड भी नहीं सुना था, हाँ, never. है ना। वो लोग अपना तो घर के हाँ, तो ना जिम कल्चर था, ना योगा कल्चर था, ना जुम्बा कल्चर था, ना कोई डांस की कोई एक्टिविटीज़ थी, ना कोई रनिंग ट्रैक्स थे, ना कोई रनिंग का, ना जॉगिंग का, ना इवन स्पोर्ट्स शूज़ थे, ना साइकिलिंग थी, कोई गेम्स भी नहीं कोई गेम्स भी नहीं थे। तो हम केवल ब्लेम इस पर नहीं डाल सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अभी आई हैं ना। हाँ, राइट। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि पीपल सारे लेस एक्टिव हो गए, ये सारे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वॉकिंग करते हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम है। लाइक आवर डिफेंस सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो क्या डिफेंस सेक्टर में जो लोग हैं 40-50, क्या वो हेल्दी हैं? मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड दे आर डूइंग सेम एज नॉर्मल पीपल, राइट। दे आर हैविंग डायबिटीज़ और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वो लेस एक्टिव हैं? नहीं कह सकते। नॉट एक्चुअली। इवन जो हमारे पुलिस वाले हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग ऑन एन एवरेज 30 to 40,000 स्टेप्स पर डे चलते हैं। क्या हम एक एवरेज पुलिस वाले से कह सकते हैं कि वो हेल्दी है? नहीं है। नहीं, because you can see a prominent belly fat in the police एंड people as इवन well. लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनके साथ चल रही हैं। Definitely. तो सिर्फ एक एक्टिविटी एक छोटा सा पार्ट है उसमें, बट इसका रोल तो है, ये तो है। बट प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो है प्रॉब्लम हमारे फूड के साथ, और जो हमारा एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वो काइंड ऑफ फूड से भी आता है, और जो हमारी स्लीप क्वालिटी है और स्ट्रेस लेवल है, तो ये सारी चीज़ें ही एक साथ मिलके एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा करती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अब बॉडी सिक का मतलब बहुत लोग ये समझेंगे कि ओबेसिटी, है ना, जो अपीयरेंस से आती है लोगों को। हाँ. क्योंकि बीमारी तो कोई दिखती नहीं जब तक आप कोई लैब टेस्ट नहीं कराओगे। हमें बीमारी के रूप में क्या दिखता है कि कोई ओबीज हो रहा है। Obese हो रहा है. तो मुझे ओबेसिटी ना एक कोई बीमारी नहीं लगती,
मुझे ओबिसिटी लगती है काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। तो जब आप कभी स्ट्रेस में होते हो, है ना, तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप अपना जो पूरा नज़रिया है वो सिकोड़ लेते हो एक तरह से, है ना। आप अगर स्ट्रेस में होगे तो इस सोफ़ा पे ना आप ऐसे नहीं बैठोगे यार, आप थोड़ा अपने को टोन डाउन करोगे, कम स्पेस लोगे, है ना। तो एक तरह से आप अपने को सेव करना चाहते हो फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, राइट। तो हमारी बॉडी के लिए सर्वाइवल की गारंटी क्या है? एनर्जी। क्योंकि 50 लाख सालों की हमारी हिस्ट्री है और सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रेस की डेथ हुई है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड की वजह से हुई है ना। उसके बाद वॉर्स और डिजीजेस, बट नंबर 1 रीज़न तो था ना स्कार्सिटी ऑफ वो फूड की कमी थी। तो बॉडी उसके लिए ज़्यादा डिज़ाइन हुई है कि हमें भूख से नहीं मरना है किसी भी तरह से। तो बॉडी में बहुत सारी मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप हुई हैं कि वो एनर्जी को बहुत जल्दी स्टोर कर लेती है फॉर फ्यूचर। क्योंकि हमारी बॉडी या डीएनए को या आरएनए को अभी भी लगता है जेनेटिक मटेरियल को कि आगे प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब किसी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस देते हो, लाइक फूड की क्वालिटी ख़राब कर देते हो, या ऑफिस के थ्रू कोई स्ट्रेस आता है, या फैमिली के थ्रू कोई स्ट्रेस आता है ना, या कोई टीवी या एंटरटेनमेंट के थ्रू कोई स्ट्रेस आता है, या न्यूज़ के थ्रू स्ट्रेस आता है, तो इन सब में बॉडी को यही लगता है कि वी आर इन स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस अभी इतना है तो फ्यूचर में तो और ज़्यादा हो सकता है। तो जब सर्वाइवल मोड में ही जब बॉडी को रहना है, लाइक इस ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो सीखा है, तो बॉडी को सर्वाइवल के लिए क्या सही चीज़ लगती है कि पहले एनर्जी स्टोर कर लो। क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो मतलब फ्यूचर में फूड की कुछ स्कैरसिटी हो सकती है। तो जब आप इस तरह का कोई भी स्ट्रेस डालोगे, बॉडी पहला काम क्या करेगी? फैट को डिपॉजिट करने लगेगी, है ना। और जब आप इस तरह के स्ट्रेसेस में होगे तो वो फैट को बर्निंग के मोड में नहीं ले जाना चाहेगी। क्योंकि एक स्ट्रेस्ड आदमी, लाइक एक मिडिल क्लास आदमी, कभी भी फिक्स डिपॉजिट को नहीं तोड़ना चाहता फॉर फ्यूचर, जो उसने बच्चों के लिए रखा हुआ है ना। हाँ, तो जितना मिडिल क्लास स्ट्रेस्ड होता है तो वो अपनी सेविंग को कभी नहीं खर्च करना चाहता। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर सेविंग। तभी मैंने कहा कि जो ओबेसिटी है ना, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस द स्ट्रेस? तो उसके लिए तो हमारे पूर्वजों ने सबसे अच्छा एक तरीका बताया। नेचर्स ने हमें क्या दिया है स्ट्रेस को दूर करने के लिए? स्लीप दिया है। आप 7-8 घंटे रिलैक्स होते हो पूरी तरह से। अब हमारे स्लीप में भी वो, अब सनसेट हो गया, लाइक 100 ईयर्स बैक इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, 6-7 ओ क्लॉक सनसेट हो गया। अब उसके 1 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। हाँ, बाय नो इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ, किसी से टॉक, नो फ़ोन। तो आपके पास सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये धीरे धीरे जो हमारे स्लीपिंग, जो जहाँ पे ऑनसेट शुरू होता है स्लीपिंग का, वो 100 ईयर्स बैक लाइक वहाँ से अब 4 आवर्स आगे चला गया है। तो ऑन एन एवरेज जो 100 साल पहले लोग थे, उनसे हम 3 से 4 घंटे स्लीप कम ले रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, एंटी स्ट्रेस जो नेचर ने हमें दिया है वो है स्लीप। तो पहला तो एंटी स्ट्रेस आप ये नहीं ले रहे, है ना। दूसरा, हमारे फूड की क्वालिटी ख़राब हो रही है। क्वालिटी का ख़राब का मतलब ये नहीं है कि उसमें एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही। लाइक आपकी दादी माँ ने जो 60 साल पहले मान लिया कोई गेहूँ खाया होगा, 100 ग्राम वीट खाया, मान लिया 400 कैलोरी खाई उन्होंने। आपने भी 100 ग्राम आज वीट खाया, आपको भी 400 कैलोरी मिलेगी। बट उस टाइम को जो वीट था उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी डिस कैलोरी की रिक्वायरमेंट अभी क्या होगी, लाइक पर डे? मे बी अराउंड 1200 1600 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1600 कैलोरी हमें आराम से मिल जाएगी 400 ग्राम टेबल शुगर से। 1 ग्राम टेबल शुगर में 4 कैलोरी होती है, सिंपल, है ना। तो अगर मैं 400 ग्राम टेबल शुगर लूँ और उसकी शिकंजी या शरबत बना दूँ, स्वीट वाटर, और 10-12 ग्लास में प्रिपेयर कर दूँ, और मैं 24 आवर जो जितने टाइम में जागती हो 12-13 घंटे, उस टाइम में 1-1 घंटे पे 1-1 ग्लास आपको देता रहूँ, तो आपको 1600 कैलोरी तो मैंने दे दी। बट दैट वाज नॉट न्यूट्रिशन एक्चुअली। हाँ, न्यूट्रिशन तो था नहीं, कैलोरी तो मैंने दे दी। बट हमारा सारा फोकस कहाँ रहता है? कैलोरी पे, है ना। डाइटिशियन भी यही करते हैं। जब मैंने आपको 1600 कैलोरी दे दी तो आपकी हंगर तो चली जानी चाहिए, बट क्या हंगर जाएंगी? नहीं, हंगर सेम वहीं की वहीं रहेंगी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने 24 घंटे में एक भी न्यूट्रिएंट नहीं डाला है। तो हमारी बॉडी सर्च में रहती है न्यूट्रिएंट के, ना कि कैलोरी के। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था आपकी दादी माँ ने और आपने, उन्होंने 400 कैलोरी खाई, आपने 400 कैलोरी खाई। अब जो वहाँ से वीट आ रहा था जिस खेत से, वो वीट लगाया गया था फॉर 1 साल में 1 फसल ली गई थी उस खेत से, ठीक है। तो उस वीट के प्लांट ने वहाँ से न्यूट्रिशन लिया। अभी क्या हो रहा है, 3 to 4 क्रॉप्स हम ले रहे हैं,
हाँ, तो वो मिट्टी में जब न्यूट्रिशन कम हो जाएगा हाँ, तो वीट में कहाँ से हाँ, तो मिट्टी में न्यूट्रिशन कम होगा जब आप ज़्यादा क्रॉप्स ले रहे हो। दूसरा, जब आप कम टाइम दे रहे हो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो जो उसकी रूट है वो डीपर नहीं जाएगी, तो जितनी डीप जाएगी न्यूट्रिएंट सक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली। तो जब आप प्लांट को टाइम ही नहीं दे रहे हो तो न्यूट्रिएंट कहाँ से लाएगा। दूसरा, जब पहले हमें विंडो मिलती थी एग्रीकल्चर में टाइम, लाइक मानसून सीजन, तो मैंने तो देखा है अपने गांव में कि जो घर में बनी हुई जो खाना बच जाता था उससे कंपोस्ट की खाद बनती थी। हाँ, डेफिनेटली हाँ, और गाय भैंस का जो गोबर होता था उससे पूरे साल बनाते थे। बिल्कुल। और जून के महीने में बारिश से पहले वो खेतों में डाल दी जाती थी। उसके बाद बारिश होती थी 2-3 महीने, तो वो खाद उसमें सारी पड़ती थी। अब इस तरह का विंडो हमारे खेतों में नहीं मिलता है। हमें कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग करनी होती टू फीड 1.4 बिलियन पीपल, है ना। तो 4 फसलें लेनी है। बनाने का टाइम हाँ, ही नहीं ना है। खाद बनाने का टाइम है ना डालने का टाइम है। डेफिनेटली। हम मानसून सीजन में भी अलग से एक क्रॉप ले रहे होते हैं, है ना। तो जब न्यूट्रिएंट ही नहीं है, अब आपकी दादी को आयरन भी मिल गया उस 400 कैलोरी के साथ, कुछ जिंक भी मिल गया, कुछ मैग्नीशियम भी मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा विटामिन भी मिल गए, तो उनकी जो 400 कैलोरी आई उसके साथ उनके न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो उनकी हंगर्स नीचे चली गई, सेटल डाउन हो गई। तो उनको ज़्यादा क्रेविंग नहीं हुई। फिर आने वाले टाइम में दिन में आपने भी 400 कैलोरी खाई, बट आपकी क्रेविंग्स खत्म नहीं होंगी क्योंकि न्यूट्रिएंट तो आए नहीं। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने जो अभी शुगर वाला एग्जांपल दिया था, डेफिनेटली। तो आप क्रेव करोगी तो आप क्या करोगी, 400 कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम कर लोगी। अब आपके न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है खाने में, आप इस तरह से आप बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो। अब स्ट्रेस में बॉडी क्या करेगी, किसको स्टोर करना चाहेगी, फैट को। आपने कैलोरी आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो उसको रॉ मटेरियल भी मिल गया फॉर फैट, तो एक्स्ट्रा कैलोरी मीन्स वो एक्स्ट्रा कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर देगी, फैट में, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस का सिग्नल दे रहे हो। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप कोई फूड प्रोसेसिंग करते हो, फूड प्रोसेसिंग से क्या मतलब होता है कि हम फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। तो जब आप सेल्फ लाइफ बढ़ाते हो तो एक बच्चा भी बता देगा 6-7 क्लास जो साइंस पढ़ी है, उसकी नेट न्यूट्रिएंट वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऑब्वियसली कम होगी। हाँ। तो अगर आप कोई 2 महीने पुराना बना हुआ चिप्स खा रहे हो तो उसमें कैलोरी तो वही रहेगी, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू फिर से कम हो गई। इवन कैलोरी वो फ्राई करेंगे चिप्स को तो उसमें और कैलोरी ऐड करोगे, है ना। तो हम जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस हैं फूड के, उससे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को और कम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद अब बायोटेक्नोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज आजकल लोग पैकेज फूड ज़्यादा लेने लगे। हाँ, हाँ। तीसरा, अगर आप कुकिंग करते हो, फ्राइंग करते हो, तो जब फ्राइंग आप करोगे तो बहुत सारे विटामिन डैमेज होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू फिर कम होती है। अब आप फ्राइंग कर रहे हो तो फिर से कैलोरी बढ़ती है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की कम हो रही है। मैं वेजिटेरियन खाने की बात कर रहा हूँ, और कैलोरी हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं आ रहा क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं है। हंगर्स रहते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, तो हम स्नैकिंग करते हैं। और सारा फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, सारा फूड इंडस्ट्री का बिजनेस सारा स्नैकिंग पे डिपेंडेंट है। कोई भी कंपनी किसी देखा कोई लंच और डिनर बना रहा हो, सब स्नैक्स ही बना रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, डेफिनेटली मल्टीनेशनल, वो सारा स्नैक्स ही, चाहे पैक्ड हो चाहे आप उनके रेस्टोरेंट में जाके खाओ, सब स्नैक्स बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, because people are craving nowadays. They are not actually working on their nutrition. They are just working on their cravings. To subside their cravings, they are going to the restaurants to have these snacks. So what exactly, like you just said कि आप ये vegetarians के लिए बता रहे हैं. So what exactly, what kind of food vegetarians should have to compete or to compete their nutritional requirement? तो हम लोग एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, या बड़े शहर मेट्रो शहरों में है, तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं। अब गांव में अगर हमें छोटे शहरों में, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम थोड़ी ज़मीन ले लेंगे और अपनी ही सब्जियां, अपने ही अनाज को ग्रो करेंगे और वही हम कंज्यूम करेंगे, तो ये एक रास्ता है। बट ये बड़े शहरों में 90% लोग के साथ नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन आप और मैं भी अगर आज दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन भी नहीं बना सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी अफोर्ड के साथ साथ वी डोंट हैव इवन दिस मच ऑफ टाइम कि हम उसको गार्डनिंग करें और इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा करें। और जहाँ तक बात है रही मिल्क प्रोडक्ट्स की और बाकी अदर फैट प्रोडक्ट्स की, तो हम वो भी हमें कहीं ना कहीं कमर्शियली हमें वी हैव टू टेक दैट, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बात की 2 चीज़ें बताई थी कि फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है, हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम, तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट से बच के रहना है। ओके, है ना। जितनी ज़्यादा फ्राइंग या इन चीज़ों से बचें उतना अच्छा है ना। जितना आप खाना स्टोर करोगे उतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम जाएगी। ओके, तो पहले तो ये बेसिक स्टेप्स हमें ये लेने हैं, बाहर का खाना, पैक्ड खाना बंद करना है,
ठीक है। रखा हुआ खाना हमें खुद जो फ्रिज में रख देते हैं बहुत दिनों तक, हमें नहीं करने। उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट की वैल्यू एक्चुअली नहीं आती। अगर आप इमेजिन करो आपने कोई करी बनाई और फ्रिज में रख दी, तो वो उसी पैन में ही तो रहेंगे सारे, वो न्यूट्रिएंट तो कुछ नहीं। बट जनरली कुछ एंजाइम्स और कुछ विटामिन जा सकते हैं विद स्टोरेज। जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन, जो प्रोटीन है, वो तो नहीं कहीं जाने वाले, वो तो उसी में रहेंगे। बट माइन्यूट तो गिरती है वैल्यू न्यूट्रिशन की, जो आप फ्रिज में भी फूड को स्टोर करते हो। तो प्रेफर यही करो कि फ्रेशली कुक किया और खा लिया। तो ये तो हाँ, तो ये बेसिक स्टेप्स हो गए। अब आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको चूज़ करना है ऐसी चीज़ें जो लोकल हो और सीजनल हो, क्योंकि जो चीज़ सीजनल नहीं होगी वो कहीं से लाई गई होगी, और ट्रांसपोर्टेशन में या उसके प्रिजर्वेशन में कोल्ड चेन का यूज़ किया गया होगा, तो यानी वो फ्रेश नहीं होगी। तो जो चीज़ फ्रेश नहीं होगी, अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू नीचे जाएगी। तो हमें दूसरा चीज़ क्या करना है कि हमें लोकल और सीजनल चीज़ों पे फोकस करना है। जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी हम क्वालिटी भी खुद हमें आंखों से दिखाई देती है। Right. जैसे अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो आपको क्वालिटी पता चल जाती है, ये फ्रेश है या एक ऐसी मिट्टी में उगी है जिसमें न्यूट्रिएंट, जो रिच मिट्टी है। तो जैसे जो लीफी वेजिटेबल्स आप ले रहे हो, तो अगर वो लाइट कलर के, येलो कलर के हैं, तो इसका मतलब है जहाँ पे ये उगे हैं वो मिट्टी उतनी न्यूट्रिएंट रिच नहीं रही होगी, ओके, है ना। आपको लीफ की या सब्जी की क्वालिटी से, वेजिटेबल की क्वालिटी से पता चल जाएगा, पता चल है ना। जाता है। अगर फ्रूट्स पे जाए तो हमें लोकल और सीजनल फ्रूट्स ही खाने। जितने ज़्यादा आप कॉमर्शलाइज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की तरफ जाओगे, अब अगर आप में मानसून का सीज़न चल रहा है और गर्मी का सीज़न चल रहा है, अब आप कॉलीफ्लावर खाओगे या नॉर्थ इंडिया में बैठ के प्लेन में, और आपकी है कि मैं तो अब बस कैबेज खानी है, मुझे कॉलीफ्लावर खाना है और टमाटो खाना है, तो ऑब्वियसली है ये सारे फ्रूट्स आ रहे होंगे लाइक हिली एरिया से या कोल्ड स्टोरेज से आ रहे होंगे, तो इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होने वाले। और दूसरा एक इसका इकोनॉमिक भी नुकसान है, क्योंकि आप ये कॉस्टली चीज़ें ले रहे होगे। चांसेस आर कि इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स भी यूज किए गए, है ना। तो जितना आप लोकल फार्मर से खरीदो, लोकल मार्केट से खरीदो, चांसेस हैं कि वो चिप भी पड़ेंगे, फ्रेश भी मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो दूसरा जो भी एनिमल प्रोडक्ट से आएगा, अब जो वेजिटेरियन के लिए उनमें एनिमल प्रोडक्ट के सोर्सेज तो डेयरी ही बचा है, राइट। तो जितना कॉमर्शलाइज हम मिल्क को करते जा रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अब उसमें हार्मोन्स कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं या लैक्टोज से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो अगर हम मिल्क को हटा दें तो हमने ऑलमोस्ट लैक्टोज को हटा दिया। तो चाहे आप कर्ड ले लो, है ना, चाहे बटर मिल्क ले लो, घी ले लो, बटर ले लो, तो ऑलमोस्ट, या वे प्रोटीन ले लो, इनमें लैक्टोज जैसी चीज़ नहीं है। इनसे इंटॉलरेंस का होने के चांसेस आपने हटा दिए। तो हमने डेयरी में क्या किया, मिल्क को हटा दिया, तो हम लैक्टोज से बच गए। दूसरा, जब आप इस तरह की प्रोसेसिंग करते हो, लाइक मिल्क से आपने घर में ही कर्ड बनाया, फिर बटर मिल्क बनाया, फिर घी बनाया या बटर बनाया, हाँ, तो जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है लेडीज़ में, जो बहुत कॉमन है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि इतने लार्ज लेवल पे मिल्क को, जैसे मैं तो कई गाँव में देखा है, राइट, वो लोग ऑक्सीटोसिन के, एस्ट्रोजन के इंजेक्शन के लगाते हैं, प्रोजेस्टेरोन के भी कई लोग यूज करते हैं गाय भैंसों पे, क्योंकि बिकॉज मेनी गायनेक्स आर नाउअडेज, मेनी गायनेक्स आर टेलिंग पीसीओएस, जो भी जिन भी लेडीज को पीसीओएस की या पीसीओडी की, इस टाइप की हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, मेनी गायनेक्स आर टेलिंग देम कि आप अपने डाइट में से मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क बिल्कुल कट ऑफ। इवन जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, लाइक एक्ने की प्रॉब्लम्स, उसमें भी जैसे हम डेयरी को रिमूव करते हैं तो 30% 40% लेडीज़ में एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है कि हमने मिल्क को बहुत कमर्शलाइज किया है। तो जो आप इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो मिल्क को, अगर एक गाय और भैंस जो 7, 8 या 10 महीने तक ही मिल्क दे सकती है, बट आप उसको 2 साल तक पुश कर रहे हो कि वो मिल्क प्रोड्यूस करे, और जो 5 लीटर दे सकती है आप उसको पुश कर रहे हो कि 8-9 लीटर डेली दूध दे, तो फिर इस तरह की हमें आर्टिफिशियल इंजेक्शंस यूज करने पड़ते हैं, हार्मोन्स यूज करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली वो उसकी गाय या भैंस की जो बॉडी से जितनी भी सिक्रीशन होंगे, लाइक यूरिन, लाइक मिल्क, उस सब में वो हार्मोन्स आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, है ना। तो चाहे वो लेडीज़ ले या मेल ले, तो सब में वो प्रॉब्लम आने वाली है। जो पहले की डेयरी थी उसमें ये सारा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं थी और इतना मिल्क की डिमांड भी नहीं थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती थी। एक और मिथ है हमारे यहाँ कि काउ मिल्क इज़ हेल्दियर एंड बफेलो मिल्क इज नॉट इन्फीरियर, एंड जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको बफेलो की ज़रूरत होती है मिल्क की या घी की। बट एक्चुअली में एक टेस्ट होता है, लैब करती है, बहुत थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। तो करीब मैंने आज तक 4-5 साल में 100 से ज़्यादा पेशेंट पे, वो जो पेशेंट मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनका कराता हूँ, तो मैंने आज तक किसी की बफेलो डेयरी प्रोडक्ट से
किसी की एलर्जी नहीं एलर्जी देखी नहीं देखी, बल्कि मैंने। काउ हाँ, मिल्क से एलर्जी हाँ, इवन मैंने ज़्यादा काउ मिल्क से एलर्जी ज़्यादा देखी है लोगों को। आप बिलीव कीजिए, मेरे हस्बैंड का मैंने खुद करवाया था ये फूड इंटॉलरेंस का टेस्ट, एंड उनके खुद के टेस्ट में काउ मिल्क से इंटॉलरेंस आया हुआ है, हाँ, एज कम्पेयर्ड बफेलो मिल्क से कोई उनके बॉडी में मैंने आज इंटॉलरेंस तक नहीं है। 100 में से 2 या 3 लोगों में देखा है इनको बफेलो से माइल्ड थोड़ी एलर्जी के जो एंटीबॉडी थी वो रेस थी थोड़ी। सो व्हाई ओनली काउ मिल्क, नॉट बफेलो मिल्क? नहीं, आई एम सेइंग कि बफेलो मिल्क बेटर। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि ये जो एलर्जीज आती हैं ये काउ मिल्क से क्यों आ रही है, व्हाई हाँ, नॉट ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन में, इनमें जो प्रोटीन है मेनली उसमें केसीन प्रोटीन होता है मिल्क में, हाँ जी, राइट। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। तो अगर हम इसकी, ये लगभग शायद 68 या 68 अमीनो एसिड की एक चेन होती है। तो जो फर्स्ट वाला जो अमीनो एसिड है ना उसको A1 कहते हैं और A2 कहते हैं। तो जो A2 मिल्क है, तो जैसे वो बफेलो इज़ A2 मिल्क, गोट इज़ A2 मिल्क, A2 मिल्क, और कुछ गाय हैं जो है ना, A2 मिल्क, हाँ, वो A2 मिल्क, एंड ज़्यादातर जो काउज हैं वो A1 मिल्क, ओके, राइट। तो जो A1 पे जो पोजीशन है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उस पोजीशन का जो अमीनो एसिड है वो बहुत लूजली बाउंड होता है उस चीज़ से, बाकी चेन से। तो जब उसको हीट करते हैं तो ब्रेक हो जाता है ना। तो जो जो A2 पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती है ना। तो जब आप हीटिंग करोगे, अब वो उसका मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया मिल्क का, मिल्क प्रोटीन का, तो हमारी बॉडी उसको एज ए लेगी, ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। ओके, तो जब हमारी बॉडी को लगता है कुछ ये डिफरेंट चीज़ है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ बना सकती है। ओके, वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? हमारी बॉडी की खुद को ही नुकसान करती है। तो इसको हमको कहते हैं ऑटो इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज, डिसऑर्डर। या। तो इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट एंटीजन। ऑटो मीन्स खुद की। ठीक है, तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट जिसकी वजह से जो ट्रिगर करते हैं कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए टू किल समवन या एंटीजन, और वो एंटीबॉडीज़ आपके किसी बॉडी पार्ट को नुकसान करें, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। राइट, तो वो जितने हम एलर्जी टेस्ट कराते हैं वो एक्चुअली में हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को ही डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम होती है, ओके, दैट इज़ वाई कि बफेलो मिल्क से एलर्जीज हमारे बॉडी में कम आती है। Yes, वो स्टेबल होता है ऑन टेम्परेचर। दैट्स राइट। तो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी एक चीज़ है, थोड़ा रिलीजियस है, बहुत प्री आर्यंस हिस्टोरी लोग बताते हैं यहाँ पे कि आर्यन से पहले, ओके, तो मुझे इस थ्योरी पे थोड़ा बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं जो लाइक प्री आर्यन से, प्री-आर्यंस जो है, वो सिर्फ उनके पास सिर्फ बफेलो थी यहाँ पे, ओके, और काउस इन्वेड हुई विद आर्यंस। तो इंडियंस का जो डीएनए है, ये डिज़ाइन है टू डाइजेस्ट मोर बफेलो मिल्क, बफेलो मिल्क। यस, नॉट काउ मिल्क। जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो बच्चों को तो जनरली न्यू बॉर्न्स आर ऑन देयर मदर मिल्क ओनली, Yeah. बट व्हेन दे स्टार्ट, जब बच्चों को हम कहते हैं ना कि बाहर का दूध स्टार्ट करते हैं, तो पीपल प्रेफर कि हम बच्चे को गाय का दूध दें, ना कि बफेलो का दूध दें। तो डू यू रियली प्रेफर कि बच्चों को बफेलो का दूध ना देकर जितना के गाय बच, का दूध हाँ, ही देना जितना हम चाहिए? बच सकें, कोई भी मिल्क बिसाइड मदर हमें बचना चाहिए। 6 महीने तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ओके, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग प्लस आप घर में जो भी बनाना है आपको, वो पीडियाट्रिशियन आपको कुछ बता देंगे क्या क्या खाना है। 1 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि मिल्क देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में एक एंजाइम बनता है रेनिन, REIIN, हाँ, वो डाइजेस्ट करता है मिल्क, जो लैक्टोज ये सारी शुगर है, ठीक है, वो 1 साल के बाद ह्यूमन्स में नहीं बनता है। ओके, तो अगर हम कंटिन्यू रखते हैं मिल्क उससे, तो हो सकता है कि शुरू में ही सिम्टम्स आ जाएं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। अच्छा, हो सकता है ये सटल सिम्टम्स आएँ लैक्टोज इंटॉलरेंस के, और आपको 30, 40, 50 साल तक पता ही ना चले। सटल सिम्टम्स कैसे? आपने दूध पिया, आप बचपन से ही पी रहे हो, 1 साल की एज से, या पता चल रहा हो, हर लेकिन कोई पीता है दूध। तो लेकिन आप कंटिन्यूस पीते जा रहे हो, तो उसका अगर माइल्ड रिएक्शन आएगा तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप शुरू से वही कर रहे हो, फर्स्ट डे से वही कर रहे हो, है ना। ओके, तो जब इस तरह के पेशेंट वो चीज़ छोड़ते हैं, लाइक उन्होंने मिल्क को डिसकंटिन्यू किया फॉर 1-2 मंथ, वो कहते हैं हम बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, हम क्यों बंद करें। लेकिन जब एक्चुअली में वो बंद करते हैं, फिर 1-2 महीने बाद वो शुरू करते हैं, तब उनको रिएक्शन आती है, थोड़ी सीवियर रिएक्शन आती है। व्हाट आर दोज रिएक्शंस? लाइक आपको हैवीनेस फील होगा, लाइक बर्पिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या जो बहुत सारी आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर
और सिवियर जाए तो अगर आप ये कंटिन्यूस मिल्क लेते रहे तो मैंने कहा जैसे एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो एंटीबॉडीज जनरली वहाँ अटैक कर रही होती हैं जहाँ सेल मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। सेल मल्टीप्लिकेशन ऑन जॉइंट्स, ऑन स्किन सबसे ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमें 1 साल के बाद तो दूध पीना ही नहीं चाहिए? नहीं पीना चाहिए ना, कोई ज़रूरत। तो लाइक मैनी पीपल, जैसे आज भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो लोग को आदत होती है कि रात को सोने से पहले उनको दूध चाहिए ही चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉसिबल ही नहीं था। लोगों की मेमोरी इतनी कम होती है। अगर हम कॉमर्शलाइजेशन हटा देना मिल्क का, तो कोई भी रात में दूध पी ही नहीं सकता है। हर घर में गाय और भैंस रखना इम्पॉसिबल है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप मुझे ऑर्गेनिक वीट खाना है, मतलब बिकॉज ये चीजें होती हैं। हाँ। आई हैव सीन इन माय ओन फैमिली कि मेरी जो दादी थी उनको सोने से पहले दूध चाहिए ही होता था। ये वैसे ही है जैसे अभी हमने डिस्कशन किया शुरू में, हाँ, कि हम अपना वीट तो उगा नहीं सकते, वीट तो उगा बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अपना मिल्क हम कैसे पैदा कर सकते हैं, बट हम पी रहे हैं। बट हम पी रहे हैं, राइट। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना वीट उगाना है, क्योंकि वहाँ से जो वीट आ रहा है या फसलें आ रही हैं, सब्जियाँ आ रही, उसमें प्रॉब्लम है। तो वीट में तो मिल्क में तो है वो, फिर उसको क्यों नहीं बंद कर रहे हो? तो फिर समहाउ ये जो बीमारियां हैं जैसे आज की डेट में बड़ी कॉमन है, ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है, और मतलब वी हैव सीन सो मेनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं। तो ये क्या समहाउ इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, सब में दूध जाता है? नहीं, ये दूध से रिलेटेड नहीं है कि दूध से ही हो गया आपको। इसका थोड़ा डीपर एक रीज़न है। एसिडिटी क्यों होती है? बॉडी पीएच कितना होता है? बॉडी पीएच अगर हमें अल्कलाइन जा रही है तो फिर आपका अल्कलाइन ही होती है हाँ, सबकी। तो फिर अब हमारा बॉडी पीएच 7.35 7, राइट, टू 7.45। राइट। अगर बॉडी का पीएच 7.25 हो गया, मतलब 7.35 होना चाहिए लिमिट लोअर, 7.25 हो गया तो आपको आईसीयू में डालना पड़ेगा मुझे। इतना टाइटली मैनेज होता है पीएच। और जो अपर लिमिट है 7.45, अगर ये 7.55 हो गया तो अगेन आईसीयू में डालना पड़ेगा। ओके। तो आप जो भी लोग स्कैम वाटर पी रहे हैं, लाइक एल्कलाइन वाटर, हाँ, तो इनसे बॉडी का पीएच कभी वो आजकल बड़ा कॉमन है सर, हाँ, वो black water। ब्लैक वाटर। बिलीव मी, एक दिन मेरे हस्बैंड ने छोटी सी बॉटल, आई वाज लाइक टेबल पे रखी थी, अभी उसको मैं कहा ये काला पानी कहाँ से उठा लाए हो, एंड व्हाई हैव ब्रॉट दिस काला पानी? नॉर्मल घर में पानी नहीं डाइजेस्ट हो रहा है जो ये ना, इवन आई जस्ट सेड कि ये क्या गंदा पानी उठा के लगाया, आई कैन नॉट टेक दिस वाटर। पीने का ही मन नहीं करेगा उसको देख के, और लोग पी रहे। तो हमारी बॉडी पीएच रेंज होती है फ्रॉम 1 to 14। ओके। एंड न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7। किसका होता है? वाटर का, वाटर का, है ना। तो हमारी बॉडी स्लाइटली एल्कलाइन होती है ना। ठीक है। पीएच जो है ना, ये एक मैथ का फार्मूला है, लॉग वैल्यू होती है, राइट, है ना। तो log 10⁴ इज इक्वल टू 4, है ना। तो अगर pH इज 7, दैट मीन्स लॉग में अगर देखें तो 10⁻⁻7, बट pH का रियल फार्मूला, ये हमारे इनको ऑडियंस को समझना चाहिए। pH का फार्मूला इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। ओके। तो अगर वाटर का pH 7 है, तो इस फार्मूले से वाटर में एच आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁷। सिंपल इतना याद रखो, है ना। तो दैट्स अ न्यूट्रल पीएच। हाँ, तो अगर एच आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁷ तो वो न्यूट्रल पीएच होगा। ये बेसिक एक फार्मूला है। हमारी बॉडी का पीएच अगर हम 8 मान लेते हैं, 8 है, एल्कलाइन हो गया, तो 10⁻⁻8, है ना। तो अब 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस नहीं है, 10 का डिफरेंस है, हाँ, है ना। 10⁻⁷, 10⁻8 में वो 10 का डिफरेंस आ 10 का डिफरेंस है। तो अगर आप एक नंबर कम करोगे या एक नंबर ज़्यादा करोगे तो 10 का हो जाएगा। राइट। अगर हम 2 का डिफरेंस करें तो उतने जीरो बढ़ाते जाओ आप। हाँ, तो जो अगर 7 का जो पीएच है, अगर हम उसको एसिडिक करना है, अब मैंने 5 कर दिया, अच्छा, तो कितने टाइम्स मैंने एसिडिटी बढ़ा दी? 7 से 5 किया, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स बढ़ गई। हाँ, और अगर pH 4 है तो कितने टाइम्स बढ़ा दी हमने एसिडिटी? 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स, है ना। जो बैटरी एसिड होता है, बैटरी के अंदर क्या भरा होता है जिसको हम कहते हैं तेजाब, जिस पे मूवी भी आई थी। इस पे 2 मूवी आई, एक तो तेजाब अनिल कपूर की मूवी आई, एक तेजाब मूवी आई दीपिका पादुकोण की। तो उसमें छपाक, राइट, है ना। उसमें क्या स्टोरी है, कुछ लड़के, मेरे होम टाउन में तो बहुत होता था मेरे टाइम पे, तो कुछ आवारा लड़के होते हैं, वो बैटरी वाला तेजाब खरीदा
लड़की को प्रपोज किया, नहीं मानी, तेजाब फेंक दिया तेजाब चेहरे फेंक पे, दिया। है ना। तो इसका पीएच होता है 4, बैटरी का 3 to 4, जनरली 4। तो 7 to 4 एच आयन कंसंट्रेशन का कितना डिफरेंस हो गया? 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स का। है ना। हमारे स्टमक में भी एसिड बनता है, हाँ बिल्कुल। उसका पीएच अगर मैं पूछूं किस रेंज में होगा, सो जो स्टमक का एसिड है वो बैटरी एसिड से अगेन कितना स्ट्रॉन्ग है? 1000 टाइम्स। बैटरी एसिड वाटर के पीएच से 1000 टाइम्स हाँ। स्ट्रॉन्ग है, और स्टमक का पीएच बैटरी एसिड से भी 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। अब जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए कुछ ना कुछ इससे बचने के लिए। तो पहली मैकेनिज्म क्या होगी? अगर ये 24 घंटे एसिड बनेगा, अब जब आप खाना नहीं खा रहे हो तब भी एसिड बन रहा है, तब तो ये बंद कर देगा, सब जला के राख कर देगा। तो पहले डिफेंसिव मैकेनिज्म भगवान ने क्या बनाई? जब आप खाने की तैयारी कर रहे होगे या खा रहे होगे, फर्स्ट बाइट लोगे, तब बनेगा। ओके। जब आप, जैसे अभी हम बैठे हैं कुछ नहीं खा रहे तो नहीं बन रहा नहीं होगा, बन रहा। अगर अभी ये बनना शुरू हो जाए तो हमारा सब जलने लगेगा। ठीक तो है। फर्स्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म इज जब ये, फूड जाएगा बॉडी के अंदर हाँ। तभी एसिड बनेगा, हाँ। अदरवाइज एसिड नहीं स्टार्ट होएगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारा जो दिमाग है ना वो शॉर्टकट चलता है। ओके। क्योंकि जब हम ड्राइविंग 15 दिन सीखते हैं ना, वहाँ एक्चुअली हम शॉर्टकट सीख रहे होते हैं, दिमाग। तो जब शुरू में आप ड्राइविंग 15 दिन करते हो तब आप दिमाग से ड्राइविंग करते हो। जब आप दिमाग का यूज करोगे किसी काम में तो बहुत जल्दी थक जाओगे, एनर्जी बहुत लगती है। ठीक है। 15 दिन के बाद जब दिमाग सारे शॉर्टकट सीख लेता है तो ये सारे वो किसको सिग्नल भेज देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है। जब सारे वो रिफ्लेक्सेस जो आप ड्राइविंग में चाहिए जब स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाते हैं, तब आप फ़ोन करते करते बाद आप 100 की स्पीड पे जा सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा नहीं आपने पता कार चलता चलाया, ट्रूथ। क्योंकि उस समय आपका गाड़ी दिमाग, कब हाँ आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गई नहीं पता चलता। हाँ। तो हमारा जो दिमाग है या बॉडी है वो एनर्जी कंजर्व करने की, आप दिमाग यूज करोगे तो एनर्जी लगेगी। मास्टर कंप्यूटर है ये, जितना आप मास्टर कंप्यूटर का यूज करोगे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉडी नहीं चाहती कि एनर्जी खराब हो किसी भी हालत में। इसी के आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे ना, मल्टीपल चॉइस वाले। राइट, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। 4 ऑप्शंस होते हैं हाँ, सब। तो बहुत सारे लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, टिक मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करता है शॉर्टकट में दे देते कि हैं। हाँ ये एक लाइन पढ़ ली हाँ, और इसी लास्ट से की पढ़ related होगा, यही last होगा, की पढ़ ली और वो टिक कर हाँ, दिया। और बहुत सारी एरर, 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए, बाहर हो गए। वो सारे नेगेटिव में चले जाती हैं क्योंकि मैं एंट्रेंस। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था मेरा 1 नंबर से रुका था MBBS। फिर मेरे पापा ने कहा ये चीज़, यही कॉन्सेप्ट बताया कि दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलेगा, अरे ठीक है मार दो टिक, ये नहीं करना है, एक एक वर्ड पढ़ना है क्वेश्चन का और दोबारा रिपीट करना है। तो उनकी जब ट्रिक मैं करा, 200 क्वेश्चन मैंने सारे टिक मार दिए। फिर दोबारा मैंने जब जल्दी से फिर किया रिवाइज, तो जब मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा तो 200 में से 22 क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे चेंज करने पड़े और उसने मेरा सिलेक्शन करा दिया। तो मैंने दिमाग की बात नहीं मानी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से टिक मारूंगा। हाँ। तो जब आप खाना खाओगे तब एसिड बनेगा, तो दिमाग सोचता है ये करने की क्या ज़रूरत है, खाना जब सूंघा है तभी बना लो, या खाना देखा है तभी बना लो सारे एंजाइम्स और चाहे वो खाना हम खाने ना वाले हों। अब आप सारे चारों तरफ एनवायरनमेंट देखो, टीवी पे लाजवाब पूड़ियाँ पक्के, वो सब अरे ऐड सर, मैगनी के ऐड, Facebook खोलो सारा दिन वो ऐसी वीडियोस आती जाती हैं, और सारी, अगर कोई आसपास शॉप भी इस तरह की मिठाई की या कोई, तो उसकी स्मेल आ रही है। खुशबू आती है। तो आप इस तरह, मैंने पहले एनवायरनमेंट की बात की थी, तो खाना विजुअलाइज कर रहे हो आप, खाने को, आप खाने को देख रहे हो। और मैकडी और इस तरह की कंपनियां क्या कर रही हैं, वो लाल और पीला रंग यूज़ करती हैं जो खाने से रिलेटेड है, हल्दी और मिर्च। हल्दी और मिर्च मतलब खाना इज कमिंग। तो हमारा दिमाग तैयारी करता है, अब खाना मिला नहीं हमें और एसिड बन चुका है, अब इससे क्या होगा? एसिड आ गया। अब एसिड तब बनना जो पहली मैकेनिज्म थी वो तो फेल हो गई, वो तो फेल हो गया। खाना तो आया नहीं, आपने देखा है सिर्फ या सूंघा है, और वो एसिड, और बॉडी हमारी तैयारी करके बैठ गई कि खाना आ रहा है, अब एसिडिटी होगी। या फिर हम क्या करें, डिसिप्लिन नहीं है। आप रोज 1 बजे खाना खाते हो तो बॉडी शॉर्टकट में क्या करेगी कि तो रोज 1 बजे ही खाना खाता है, तो हम ना 12:50 से बना के रख लेते हैं एसिड। और आप इनडिसिप्लिन्ड हो, टाइम से नहीं खाते हो, इधर उधर खाते हो, बॉडी कंफ्यूज्ड। अब वो एसिड आया, अब वो थोड़ा ही से आया और उसने जलाना शुरू कर दिया। अब क्या जलाएगी वो? अब स्टमक एक पाउच है, उसके अंदर एक मोटी म्यूकस की लेयर होगी, राइट, 1 सेंटीमीटर मोटी, जैसे कोल्ड होता है तो म्यूकस आता है, तो वो एसिड जो अंदर आएगा वो वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि म्यूकस की लेयर है 1 सेंटीमीटर मोटी, तो वो वॉल को जला नहीं सकता स्टमक की, नहीं, है ना। अब ये अगर एसिड, स्टमक ऐसे होता है लेफ्ट साइड में, अगर ये ऊपर आएगा तो आपका ये फूड पाइप को बंद कर सकता है, एसोफेगस पे बर्न करेगा। हाँ, बट स्टमक और एसोफेगस के बीच में क्या होता है?
एक वॉल्व होता है। हाँ, स्फिंक्टर वॉल रहता है। हाँ, तो जब उस वॉल्व, जब स्टमक का पीएच 7 से नीचे जाने लगेगा, मतलब एसिडिक एसिड आने लगा, Right. पीएच नीचे जाने लगेगा, Sure. तो वो वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। जब कुछ नहीं है तो वो रिलैक्स है, वॉल्व कुछ बंद करने की जरूरत नहीं। तो उस वॉल्व पे किसका कंट्रोल होता है? मास्टर कंप्यूटर तो एक ब्रेन का। ब्रेन का। राइट। वॉल्व तो यहाँ पे है, हाँ दिमाग यहाँ पे है। हाँ, दिमाग को कैसे पता चलेगा कब बंद करना है? जब एसिड बनेगा तो वो रिफ्लेक्स तो जाएगा। हाँ, तो यहाँ दिमाग को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जैसे इस घर में आग लग जाए, इस रूम में, हाँ। इस हॉल में, तो जो मास्टर कंप्यूटर है उसको कैसे पता चलेगा कि वाटर को स्प्रिंकल करना है? सेंसर्स। कहाँ है सेंसर? वो रहा। इमेजिन कि मैं उतना धुआं ही ना पैदा करूं, तो ये सेंसर काम करेगा? जाएगा ही नहीं। धुआं तो है, हाँ। बट सेंसर ने काम ही नहीं किया, तो पानी आया ही नहीं, कंप्यूटर को पता ही नहीं चला, तो पानी गिरा ही नहीं। अब जो ये 1 से 3 का पीएच था, अभी इस वाली बात को भूल जाओ। अब जो ये 1 से 3 का पीएच था, ये पहले ह्यूमंस में आता है इतना ज़्यादा पीएच, लो पीएच, हाई एसिडिक। दूसरा आता है कैट फैमिली में। ओके। कैट फैमिली में क्या क्या आते हैं? कैट, लायन, टाइगर, चीता। चीता और सारे लेपर्ड्स। हाँ। थर्ड आता है डॉग फैमिली। ओके। डॉग फैमिली में क्या आएगा? वॉल्व, हाइनास, डॉग, सारे वाइल्ड जितने डॉग। भी ब्रीड्स के डॉग्स हैं। हाँ, हाइनास और ये फॉक्स और ये सब, है ना। फोर्थ इज क्रोकोडाइल और रेप्टाइल फैमिली, ठीक है। है ना। तो उसमें स्नैक्स, Snakes हो गए, क्रोकोडाइल्स, lizards हाँ, हो गए। लिजार्ड्स, ये सब। ये सब आ जाएंगे। फिफ्थ इज वल्चर्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स कौन सी? ईगल्स टाइप, ईगल टाइप्स। है ना। केवल ह्यूमंस को छोड़ के किसी ने अपनी डाइट चेंज करी है? नॉट एक्चुअली। है ना। तो इतना कम पीएच, कितना हाई एसिड का मतलब है, ये एसिड का पहला काम तो हो गया, ये स्टरलाइज करेगा कुछ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को मारेगा। दूसरा है कि ये प्रोटीन और फैट को डाइजेशन करने के लिए मेनली ज़रूरी है, राइट। अगर खाना नहीं आ रहा है तो बॉडी ऑब्वियसली एसिड का प्रोडक्शन करने का मतलब नहीं है। नहीं करेगी। और अगर प्रोटीन और फैट नहीं आ रहा तो एसिड का प्रोडक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है। तो जो लोग हार्डकोर वेजिटेरियन हैं, तो बॉडी को लगता है कि एसिड बनाने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो पीएच कितना होना चाहिए? 1 to 3। 3। अब एसिड ज़्यादा नहीं बन रहा, तो पीएच 3 से नीचे नहीं 3 से ऊपर जाएगा ना। जाएगा। राइट। 4 to मान लिया 5 का बनना है, 6 का बनना है ना। अब अगर यहाँ पे कम धुआं है तो इस सेंसर को तो पता नहीं चला। हाँ। तो अगर यहाँ पे कम एसिड है, तो जो ईसोफेगस के पास वॉल्व होता है उसमें सेंसर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं पीएच को। राइट। तो वो जो सेंसर्स हैं वो डिले हो जाएंगे, या वो सिग्नल डिले भेजेंगे, या दिमाग को देर से पता चलेगा, या पता ही नहीं चलेगा, तो वॉल्व क्लोज ही नहीं होगा। और फिर वो एसिड तो आ चुका है, बट वो वीक है, लेकिन है तो एसिड। अब इस एसिड को क्या हो गया? ऊपर जाने का मौका मिल गया। अब ओसोफेगस में भी थोड़ा प्रोटेक्शन होगा, थोड़ी म्यूकस की, इतनी नहीं हो सकती, इतनी मोटी, क्योंकि वो स्टमक तो पाउच है, बैलून है, वो तो ट्यूब है छोटी सी। राइट। तो उसमें जब जितना अब ये 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल ऐसे रहा, जब वो म्यूकस पूरा वाइप आउट हो गया ओसोफेगस से, अब वो 5-6 का जो एसिड है ना, अब उसको बर्निंग कर देगा, क्योंकि एसिड तो अभी भी है, वो भले ही वीक हो। अब आप डॉक्टर के पास भागोगे, एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी हो रही है, आपको लगेगा एसिड ज़्यादा बन रहा है, बट प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे? एसिड कम था, वो तो डिफेंसिव मैकेनिज्म ने काम ही नहीं किया, जो उसको ऊपर जाने से रोक रही थी, है ना। अब आप डॉक्टर के पास गए, उसने पेंटापोजोल इस तरह की गोली लिख दी। अब वो क्या करेगी? जो 5-6 का जो पीएच आ रहा था एसिड बनने से, वो भी बंद। तो जो अब पीएच कितना हो जाएगा स्टमक में पेंटॉप लेने से? 7 हो जाएगा, लाइक वाटर आ जाएगा वो। हाँ। अब जब ये ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्स इसको तो कहते हैं ना, रिफ्लेक्स डिजीज, जब रिफ्लेक्स होगा तो ये तो वाटर रिफ्लेक्स हो रहा है, तो आपको बर्निंग नहीं। तो आपको क्या लगेगा? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरा एसिड ज़्यादा बन रहा था, अभी तो मुझे आराम मिल गया, बन रहा था, कम बन रहा था। The thing is opposite. तो जो नेचर ने जो डिफेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करी थी फ्रॉम एसिड, वो काम ही नहीं कर रही, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड ही कम है पीएच का। जो 1 to 3 पीएच हिट करेगा तो डिफेंसिव मैकेनिज्म। अब मैंने एक चीज़ और बोली कि ये स्टमक है, ग्रेविटी से एकदम परपेंडिकुलर, सीधा 90 डिग्री रहता है। 90 डिग्री रहता है। आपने कुछ खाया, डिनर में कुछ खाया, पानी पिया, कुछ सैलड रहता है, सब खाया, स्टमक में हाफ लाइफ इज़ 1 hour,
ओके मतलब अगर 2 किलो आपने टोटल खाना खाया, पानी वानी सब मिला कर डिनर, तो अगर अगर आपने 7 बजे खाया तो 8 बजे 1 किलो रह जाएगा 2 का। ठीक है 9 बजे कितना रह जाएगा? आधा किलो फिर आधा किलो। 10 बजे उस आधा किलो से 1 पाव हाँ 250। और 11 बजे उससे 125 हाँ। तो अगर आपके हस्बैंड ने 10 बजे खाना खाया और आपने 7 बजे खाना खाया और दोनों लोग 11 बजे सोने जाते हो, जब आप सोने गई थी तो आपके स्टमक में कितना खाना था? 125 ग्राम। और आपके हस्बैंड में कितना था? 1 1 kg। kg अब आप लाइंग डाउन पोजीशन में आ गए, तो जो ग्रेविटी थी जब आप सिटिंग में थे या खड़े हुए थे, तो ग्रेविटी क्या कर रही थी? फूड और एसिड को नीचे पुल कर रही नीचे थी। पुल कर रहे थे बट आप लाइंग डाउन हो गए, तो किस में ये चांस है कि वो जो एसिड के साथ जो फूड है वो ऊपर आ जाएगा, जिसमें ज़्यादा होगा। जिसमें ज़्यादा होगा राइट तो लोगों का जो खाना खा के जो क्या करते हैं, लेट जाते हैं हाँ, तो उनमें क्या होगा? acidity कम। तो वो जो ज़्यादा फूड है वो आपके वॉल जो बंद कर रखा है उससे प्रेशर डालेगा, तो वो वॉल धीरे धीरे लूज हो जाएगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसीज भी क्या करती है? वॉल को लूज करती हैं, लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक, लाइक विटामिन डी, लाइक B12। इनकी जो डिफिशियंसीज होती हैं तब भी इस तरह के वॉल्व लूज हो जाते हैं, क्योंकि सारी मसल्स ही हैं। और मसल को काम करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, K2, MK7 ये सब कुछ चाहिए, आयरन और सब, है ना। दूसरा एसिड तो क्या करता है? बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। एसिड क्या करता है? पहले तो स्टेलाइज कर दिया। ठीक है दूसरा ये एक तरह से कहें लेमन लैंग्वेज में प्रोटीन को मेल्ट डाउन कर देता है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता कन्वर्ट कर देता है ना। आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टमक में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बनता है, जिस पे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी है, पेप्सिनोजन, है ना। तो पेप्सिन एंजाइम बेसिकली हाँ, जो रहता है अगर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये स्टमक में बन जाएगा डायरेक्ट, तो स्टमक वॉल को भी तो डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टमक वॉल इज प्रोटीन। तो नेचर कितनी स्मार्ट इंजीनियर है, वो क्या करती है? पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है, पेप्सिनोजन। तो जब प्रोटीन जाएगा तभी वो एक्टिवेट हाँ, होके पेप्सिन बनेगा, तो जब आप तभी खाना protein खाओगे, digest होगा। जो आप खाना खाओगे तो आपकी स्टमक बाल पेप्सिनोजन को रिलीज करेगी, ना कि पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन तो खुद ही की स्टमक की बाल को जला देगी। करेक्ट तो जब ये पेप्सिनोजन कैविटी में आ जाएगा, स्टमक कैविटी में, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? पेप्सिन में नहीं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl एसिड, हाँ है ना। तो अगर आपका एसिड का प्रोडक्शन कम है तो आप पहला स्टेप आप प्रोटीन को मेल्ट नहीं कर रहे, दूसरा स्टेप पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्जन नहीं होगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ना प्रोटीन मेल्ट डाउन हुआ और ना प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ, जो स्टमक में ही होना चाहिए था सब कुछ, और सिर्फ किसकी वजह से? एसिड का प्रोडक्शन का। अब इमेजिन करो जो लोग 20 साल से पेंटाप्रोजोल खा रहे हैं, वो तो ये सब चीज़ें खा ही नहीं सकते, एंड देन दे ब्लेम कि हमें गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इस वजह से हम प्रोटीन या पनीर चीज़ें नहीं खाते हैं। दूसरा HCl एसिड बनता है, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो HCl की प्रेजेंस में क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट फूड से अलग आके कैविटी में आ जाते हैं, लाइक चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कैल्शियम पे +2 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब स्टमक में ही आ गई हैं बाहर खाने से, खाने के बाहर सब एक्सट्रैक्ट कर लिया एसिड ने, तो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती। ओके एंड B12 जैसी चीज़ें, ये एक बहुत, ये अब लंबा नहीं जाएंगे, B12 को ये एक्टिवेट कर देता है। तो B12 आगे जाके ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर HCl इसको एक्टिवेट नहीं करेगा B12 को, तो आपका B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी लोग जो पेंटाप्रोजोल खाते रहते हैं उनमें B12 की डिफिशियंसी भी होती है ना। अब अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें प्रोटीन नहीं है तो एसिड बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। दूसरा, फैट नहीं है। हाँ, अगर आप फैट एंड वाटर को मिक्स करो, क्या मिक्स होते हैं कभी? नेवर। तो इसको मिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? फैट एंड वाटर ये इस प्रोसेस पे हम एक डेली एक्टिविटी करते हैं अपने घरों में, वॉशिंग क्लोथ। तो जैसे इसमें जो ग्रीस लग जाए कपड़ों में, वो फैट होता है एक तरह का। अगर आप पानी से साफ करो तो नहीं होने वाला, बट अगर हम पानी में डिटर्जेंट मिला दें या सोप मिला दें तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। हमारी बॉडी इज 60-70% वाटर। अगर आप फैट खा रहे हो
तो जब तक वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा जो आपकी बॉडी में है, तब तक उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो अगर फैट को डाइजेस्ट करना है तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए, फैट को वाटर के ब्रेक साथ करने मिक्स के करना लिए, चाहिए। हाँ, फैट को वाटर के साथ ब्रेक। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं, बायोलॉजी में कहते हैं इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन इज़ द बेस ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री। तो जितनी कंपनी जो अच्छा इमल्सिफिकेशन कर लेती है, उसकी आइसक्रीम का टेक्सचर उतना अच्छा होता है, क्योंकि आइसक्रीम है क्या, क्रीम एंड वाटर। क्रीम एंड वाटर। हाँ, तो जब तक आप क्रीम और वाटर को अच्छे से मिक्स नहीं करोगे, उसका टेक्सचर नहीं आएगा, तो वो क्रीम आइसक्रीम बिकेगी नहीं आपकी। तो इमल्सिफिकेशन वहाँ भी यूज करते हैं इस इंडस्ट्री में। अब तो इमल्सिफायर्स भी आ गए, बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। राइट। तो हमारी बॉडी में जो सोप और डिटर्जेंट है वो लीवर बनाता है, बाइल जूसेस जो प्रोड्यूस, इसको बाइल जूस कहते हैं या बाइल कहते हैं, या आयुर्वेदा में पित्त कहते हैं, पित्त कहते हैं। है ना, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन इस बाइल की तो ज़रूरत तब है ना कि जब हम खाना खाएंगे। और जैसे दिवाली में पटाखों की ज़रूरत है, बट पटाखों की ज़रूरत तो हमें तब है ना जब दिवाली आएगी या न्यू ईयर आएगा। बट वो फैक्ट्री तो एकदम से तो दिवाली में पटाखे नहीं बना सकती, 15 दिन पहले, एक साल बनाते हो। पूरे 1 साल बनाती है, गोडाउन में इकट्ठा करती है। राइट। तो भगवान ने क्या किया, लीवर के नीचे एक गोडाउन लगा दिया, पाउच, ओके। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। वो जो लीवर बनाता है डिटर्जेंट बाय ड्रॉप, वो उसको इकट्ठा करता रहता है ना। तो वो उसको स्टोर भी करता है और उसको कंसंट्रेट भी करता है। तो वो एक तरह का लिक्विड डिटर्जेंट है बाइल। तो जितना डिटर्जेंट थिक होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। करेक्ट। जैसे बहुत सारे आते हैं वुलन वाले जो लिक्विड आते हैं, वुलन इजी और ये सब हाँ, जो लिक्विड्स आते तो हैं। अगर वो थिन हो तो आपको लगेगा ये नकली आ गया। अगर वो बहुत गाढ़ा हो, थिक हो, तो आपको लगेगा असली है। हाँ, वो कम भी लगेगा कम एक्चुअल भी में। लगता है। राइट। हाँ, तो गॉल ब्लैडर उसको थिक भी बनाता है बाइल को। तो जब आप खाना खाते हो तो गॉल ब्लैडर श्रिंक करता है। ओके। श्रिंक करके जो थिक वाला जो बाइल है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा, ड्यूडेनम में। तो वहाँ पे जो फैट आ रहा है उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो एमल्सिफाई कर देगा फैट को, फिर आगे जाके डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा। अब इस गॉल ब्लैडर को श्रिंक करना है, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन, है ना। ब्रेन कब करेगा गॉल ब्लैडर को श्रिंक, जब पीएच के थ्रू पता चलेगा। राइट। अब अगर आपका एसिड कम है तो ब्रेन को तो सिग्नल जा नहीं रहा ठीक से, तो गॉल ब्लैडर भी श्रिंक नहीं होगा, तो सोप तो आया नहीं, तो आप फैट भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जब फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है लाइक A, D, E, K, आप कितने भी सप्लीमेंट ले रहे हो, डाइट में ले रहे हो, वो नहीं आने। वो आएंगे ही नहीं, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे बॉडी में। हाँ, तो इस तरह के लोग, जैसे ही कोई फैट एंड प्रोटीन जिसमें होगा, सिर्फ प्योर हार्ड कोर वेजिटेरियन है एंड वो नॉनवेज को गाली देंगे, या वीगन लोग तो डेयरी को भी गाली देंगे। अब किसी ने बता दिया कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, हाँ। अब बेचारे ने शुरू कर दिया, है ना। अब उसके साथ जो मैकेनिज्म है वो तो सेट हो चुकी है, वेजिटेरियन खाने के साथ ना उतना एसिड बन रहा है और ना बाइल आ सकता है इतना। अब वो जब ये खाने खाएगा तो उसको होगी प्रॉब्लम, तो वो ये सोचेगा कि वही वाली लाइफस्टाइल सही थी, वही खाना, वही सात्विक खाना है, वही बेस्ट खाना है मेरे लिए। बट कभी अगर वो कहीं ना कहीं तो उसकी बॉडी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, हाँ तो हाउ कैन ही और शी कम इनटू इट्स हैबिट। हाँ, इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग मीट और ये अंडे नहीं खाना चाहते, मीट एनिमल प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं खाना चाहते, तो वो इतने स्मार्ट है, अगर उनसे कोई हमें काम कराना होता था ना उनको, हम जनता से, तो उसको रिलीजन से जोड़ देते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जानवर दूध दे सकते थे और हमारे लिए बेनिफिशियल था, उन्होंने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। इससे 2-3 फायदे हुए। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, जो पहले हो जाती थी, जैसे बंगाल से माइन आया 1942 में, हो जाती थी, 15-20 लाख लोग मर गए थे। ड्रॉट हो गए। एक के 1872 में या 19th सेंचुरी में एक मद्रास में आया था फेमाइन, उसमें 50 लाख लोग मारे गए थे, सिर्फ एक फसल खराब होने से। एक फसल खराब होने से। राइट। तो अगर आपके घर में गाय या भैंस हैं तो आप इस तरह के फेमाइन से भी बच सकते हो, है ना। अब आप सोचो, आप जंगल में हम रहते थे, अब हम जंगल छोड़ के घर अच्छे साफ सुथरे बनाने शुरू किए, तो कौन अपने घर में जानवर रखना चाहेगा। बट अगर हम रिलीजन से जोड़ दें उसको तो रख लेंगे। जैसे तुलसी का पौधा हमें फ़ायदा करता है, हाँ श्योर, बट हम जब जंगल से ही आए तो हमें ग्रीनरी का उतना शौक नहीं, हम क्यों लगाएं। लेकिन जब हमने रिलीजन से जोड़ दिया तुलसी को, तब लगाने लगे। तब सब लगाते। हाँ, उसमें इतनी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उसका हमें फ़ायदा भी है।
जब घर में लगाओगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा जब प्रॉब्लम हाँ, होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो आप 1-2 पत्ते तोड़े और यूज़ कर लिए। तो लोग तब उन लोगों ने देखा कि ये तो खा ही नहीं रहे, ना प्रोटीन का सोर्स है ना फैट का सोर्स, तो प्रोटीन और फैट का सोर्स बना रहा है इनकी डाइट में, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें ऐड करी थी ना। इमेजिन कि बहुत सा अगर हमें डाइटिंग करनी होती है तो पहला चीज़ हम क्या छोड़ते हैं? फैट को। फैट छोड़ते हैं, दूसरा क्या छोड़ते हैं? खाने को, खाने को छोड़ते है ना। अगर आप खाना छोड़ दिया है, कोई मील मिस कर रहे हो, तो बाइल की तो ज़रूरत है नहीं, बट लीवर तो बनाएगा, वो थोड़ा ना रुकेगा, उसका तो प्रोसेस। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गॉल ब्लैडर में आएगा, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर भी कर रहा है और उसको कंसंट्रेट भी कर रहा है। अब आप ये चीज़ कॉन्टिन्यूस कर रहे हो कई सालों तक, महीनों तक, वेट लॉस में या कुछ भी करने के लिए फैट कम कर दिया और खाना कम कर दिया, मील कम कर दी, तो बाइल की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीवर तो बना रहा है और वो स्टोर भी कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। हो सकता है कि वो बाइल धीरे धीरे इतना थिक हो जाए कि वहाँ मूवमेंट ही पॉसिबल ना हो बाइल की, अब ठीक होने की वजह से। तो जब कभी थोड़ा सा फैट खाओगे, बाइल तो आने से रहा, ठीक हो गया, रास्ता तो चौक हो गया, तो चोक हो गया, हाँ। तो जब फैट खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको डायरिया हो जाएगा या ऐसी कुछ प्रॉब्लम और हो ना जाएगी। कुछ प्रॉब्लम हाँ। हो जाएगी। अब ये प्रोसेस चलता ही रहा, और कंसंट्रेट और कंसंट्रेट और कंसंट्रेट, तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर पूरा Stone. चोक खत्म, स्टोन, फिर गॉल ब्लैडर रिमूव। गॉल ब्लैडर रिमूव। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो भी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, मेजरली विटामिन डी, मतलब मैं उस पर फोकस करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम नाउ डेज लैक ऑफ विटामिन डी, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी आजकल लोगों को जॉइंट पेन हो रहे हैं। हर तीसरे बंदे को आप देख लेंगे नीज में पेन है, सर्वाइकल है, बैक में पेन है। तो ये पेन्स बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। समहाउ ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी होते जा रहे हैं कि बॉडी में लैक ऑफ विटामिन डी है, और जो विटामिन डी की कमी है वो लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी है। सो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंड इवन आई हैव सीन few people who are connecting these pains to their acidity and gas problems. Yeah. So how they are interrelated about it? तो ये इतना सिंपल नहीं है कि अगर मसल पेन हो रहा है तो विटामिन डी दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये इतना सिंपल नहीं है। Right. तो जैसा मैंने अभी बताया था कि जब एसिड आता है तो एसिड क्या करता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आयंस को रिलीज कर देता है Release बॉडी कर देता है। लाइक कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, सोडियम प्लस और ये सारी चीज़ें। तो ये सारे क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं, सर्किल में रख सकते हैं, ये हैं सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolyte, हैं। ठीक है। तो जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक, लाइक पोटेशियम, क्लोरीन, है ना, क्लोराइड, ज़्यादातर इनमें इंट्रासेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब जब आप ब्लड में चेक करते हो पोटेशियम या मैग्नीशियम तो वो फॉल्स वैल्यू है। फॉल्स वैल्यू कैसी है? वो आएगी तो नॉर्मल, बट 99.99% जो पोटेशियम या मैग्नीशियम है वो आपके सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर जो लिक्विड है उसमें नहीं होता। ओके, तो सलाइवा में मैग्नीशियम बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक 0.1% आपके ब्लड में होगा। ओके, इस तरह के जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं उसमें टोटल मैग्नीशियम या जो भी पोटेशियम, मेनली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इसका 0.1% ही होगा। तो जब आप केवल 0.1% को ही लैब में चेक कर रहे हो तो ये वैल्यू तो गलत है, वैल्यू तो फॉल्स है है ना। राइट। तो जनरली ये इलेक्ट्रोलाइट जो ये मेन है जिनकी आजकल डिफिशियंसी है, इन्हीं की वजह से एक्चुअली में पेन होते हैं ज़्यादातर, मैग्नीशियम पोटेशियम की वजह से। तो ये ज़्यादातर इंट्रासेलुलर हैं, ओके, है ना। अब जिस किसी को एसिडिटी है ऑब्वियस है उसका स्टमक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है। है ना। अब जब एसिड बनना है तो HCl बनेगा। H कहाँ से आएगा? वाटर से। वाटर से। Cl कहाँ से आएगा? क्लोरीन सॉल्ट अपना। नो, सोडियम क्लोराइड, नमक से। सोडियम क्लोराइड। बट ये जो रिएक्शन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोडियम क्लोराइड से यानी कि नमक से और पानी से एसिड बनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यूज होता है। उसके बीच में बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बहुत सारे सब विटामिन्स और कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इतनी आसान रिएक्शन नहीं है ये। तो जैसे आपने पूछा किसी को पेन हो रहा है, अगर उसको एसिडिटी है तो इसका मतलब है उसका स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, राइट, प्रॉपर विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हो रहा है। है ना। तो मसल्स की फंक्शंस के लिए आपने पढ़ा ही होगा
फिजियोलॉजी में चीज़ें ज़रूरत मैग्नीशियम पड़ती हैं, प्लस ये सब मैग्नीशियम, पढ़ा होगा, पूरी पोटेशियम, चीज़ें, एक्टिन सब मायोसिन की चीज़ें ज़रूरत चैन, है, हाँ। वो सब ज़रूरत होती है। अगर इनकी डिफिशियंसी है तो मस्कुलर पेन होने वाले हैं, श्योर, राइट। इमेजिन अगर आप किसी को मसाज देते हो, है ना, या एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद क्यों बेटर लगता है हमें? क्यों? क्योंकि जब आप मसाज देते हो, कुछ प्रेशर डालते हो, तो वो वहाँ की जो सेल है वो स्क्वीज होती है प्रेशर पड़ने की वजह से। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कहाँ रिलीज होंगे? ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में। तो जो डिफिशियंसी थी वो ब्लड सर्कुलेशन में गई। तो इसीलिए मसाज जब हम करते हैं तो हमें रिलीफ फील होता है इन चीज़ों से। बेसिकली वहाँ उस एरिया में जहाँ भी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं पेन है, तो उस एरिया को जब भी प्रेस करेंगे, हाँ। स्क्वीज करेंगे और विल डू एनी एक्सरसाइज ओवर टू इट, तो यू आर सेइंग कि जहाँ जो भी, बिकॉज जो भी एरिया को हम ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, जब ब्लड सर्कुलेट होगा, जो भी स्टक होगा वहाँ पे, तो वो सर्कुलेशन में जाके पेन को रिलीज करेगा। हाँ, जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या और न्यूट्रिएंट हैं, जब वहाँ प्रेशर डालेंगे राइट। तो वो स्क्वीज आउट होके बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट बाहर सर्कुलेशन में आ जाएंगे। वो हमें शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए मसाज जो है ना वो शॉर्ट टाइम एक थिंग है, बट दैट्स नॉट अ नॉट अ परमानेंट लॉन्ग रिलीफ। टाइम। या हार्डली एक दिन या 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बट फॉर अ परमानेंट रिलीफ वी हैव टू गो फॉर अ गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर। तो हाँ, तो जैसे आयुर्वेदा की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? पेट से। तो पेट में ही कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये सारे न्यूट्रिएंट आपके खाने में, जैसा मैंने शुरू में बताया कि खाने में ही प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें नहीं है, या है भी तो वो स्टमक काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है फूड को। तो ये सारी प्रॉब्लम। अब सारे लोग कहते हैं कि गट इश्यूज़, गट इश्यूज़, गट इश्यूज़, सारे लोग ब्लेम करने में लगे हुए हैं गट को, है ना। प्रॉब्लम कहाँ से होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अगर आप जितने टाइम तक खाना रखना है मुंह में आप नहीं रख रहे हो तो ओरल कैविटी ने तो काम किया नहीं। वो कहते हैं ना खाना अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। लाइक आयुर्वेदा ऑल्सो सेज कि खाने को पीना चाहिए एंड पानी को चबाना चाहिए, पानी का टेस्ट लेना चाहिए एंड खाने को अच्छे से च्यू करके उसको डाइजेस्ट स्वालो करना चाहिए। तो अभी जितना हमने अभी तक डिस्कस किया वो सब स्टमक पे किया। अब ओरल कैविटी, फर्स्ट स्टेशन तो ओरल कैविटी। ओरल कैविटी अगर आप जल्दबाजी में खा रहे हो, ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना, जल्दबाजी, या आप न्यूज़ में देखते हुए खा रहे हो, आप फूड से माइंड कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे हो या कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हो या ऑफिस के काम पे कॉल पे लगे हो, खाना खा रहे हो, तो आपके ओरल कैविटी ने काम नहीं किया। स्टमक में वो सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टमक ने काम नहीं किया। एज के साथ आपका लीवर भी वीक हो रहा है या लीवर फैटी है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर में साथ जो सारी चीज़ें बताई, एज के साथ आपका पैंक्रियास भी। तो जो ये सारी 5-6 जो चीज़ें ये शुरू में ही हैं, यही नहीं काम कर रही हैं, खाना इन सबसे होके गया शुरू में, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अनडाइजेस्टिव या कम डाइजेस्टिव, सेमी डाइजेस्टिव पहुंचा है, अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें क्या लगेगा कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, गट की प्रॉब्लम है सारी। बट प्रॉब्लम गट की नहीं है, प्रॉब्लम तो ओवरऑल चीज़ों की है कि आप खाएगा। तो डज ऑल दीज थिंग्स जो भी आपने फैक्टर्स बताए, ये समहाउ क्या पेशेंट के लिए, वेट के लिए भी इस चीज़ में इफेक्ट करते हैं? यस। तो जैसे हम जितना स्ट्रेस में होंगे, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि जितना हम स्ट्रेस में होंगे, स्ट्रेस कहाँ से आ सकता है? वो आपकी फूड क्वालिटी से भी आ सकता है। आपकी मान लिया कि गट में बहुत सारे स्टमक में इश्यूज़ हैं, आप खाना जल्दबाजी में खा रहे हो, पैंक्रियास भी अच्छा नहीं, लीवर भी, बट खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी। बट अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो खाने की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे। तो जब न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे, आप अपनी बॉडी को किस चीज़ में, जोन में डाल रहे हो? स्ट्रेस वाली जोन में डाल रहे हो। तो बॉडी को अगेन फिर लग रहा है कि स्ट्रेस नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब फैट डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे तो बॉडी को लगेगा फैट तो आ नहीं रहा, है ना। तो जैसे अगर 30-40 साल की हिस्ट्री हम देखें या 20 साल की हिस्ट्री देखें, जितना हम दूध से फैट को हटाते जा रहे हैं, लोग मोटे होते चले जा रहे हैं। हाँ, वो लोग ऊपर से वो आजकल टोन्ड मिल्क आ रहा है, डबल टोन, ट्रिपल टोन, है ना, स्किम्ड मिल्क अलग आ रहा है। तो आपने देखा होगा कुछ फ़ायदा हो रहा है किसी को? तो जितना फैट का कंजम्पशन कम करते जाओगे, बॉडी को यही लगेगा कि सप्लाई नहीं है फैट की। तो जिस चीज़ की सप्लाई नहीं होती, बॉडी उसको स्टोर करने लगती है। सो बेसिकली हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अपनी डाइट में, जैसे जो लोग आजकल डाइटिशियंस और इन सब चीज़ों के अंडर वेट लॉस के लिए, अगर कोई भी फैट लॉस या वेट लॉस के लिए जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो कट डाउन होती है फैट होती है। बहुत ही कॉमन सेंस है। हाँ, सॉरी, नहीं, दैट्स फाइन। अकॉर्डिंग टू यू, हमें फैट कट डाउन ना करके फैट को अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना चाहिए।
हमें ना, मेरा अभी 3 महीने का बच्चा है, मैंने उससे इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरी सिस्टर का बेटा 3 साल का है, मेरे भाई का बेटा 1.5 साल का है। मैंने उन तीनों से इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने उस 3.5 साल का जो बच्चा है, जो हमारे घर आता है कभी कभी, और मैं उसको 24 घंटे ऑब्ज़र्व करता हूँ, खेल रहा होता है। एक बार मैंने उसका रियल में काउंट किया, मैं कहीं नहीं गया, कोई पेशेंट अटेंड नहीं किया, मैंने 24 घंटे तक पता क्या काउंट किया कि ये स्क्वाट कितने मार रहा है। प्रॉपर नीचे बैठता है और उठता है। वो स्क्वाट मार नहीं रहा कि स्क्वाट मारने जा रहा हूँ, नहीं, वो खेलने के लिए कोई चीज़ उठाई, पूरा बच्चे को देखना कभी पूरा नीचे जाएगा वो। हाँ, वो ऐसे नहीं उठाता, ऐसे झुक के नहीं उठाता, पूरा नीचे जाएगा, उठाएगा। उसने पता कितने स्क्वाट मारे पूरे उस एक दिन में? 492। आई वॉज अमेज्ड कि 492 अगर एक एडल्ट स्क्वाट मारे पर डे, कोई नी प्रॉब्लम, कोई हिप प्रॉब्लम उसको नहीं कुछ भी नहीं होगा, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं होगा, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। वो बच्चा इतना कम चीज़ें खाता है। अब बच्चे को देखो, माँ बाप ज़बरदस्ती खिलाते हैं, हाँ, है ना, अब बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब अमेज हो जाओगे, इतना कम खा के भी वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे। एक तो मैंने दूसरी चीज़ ये सीखी। तीसरी चीज़ मैंने अपने बच्चे से सीखी, मैं 3 महीने से सीख रहा हूँ, कि जब वो दूध पीता है तो एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं उसके चेहरे पे। अगर उससे पहले हटा लिया तो वो रोएगा, है ना। अगर वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आ गए, उसको लगा रहने दो निप्पल से, उसके बाद हटाओ, फिर वो लगेगा ये बहुत सेटिस्फाइड है। मालूम ऐसा क्यों होता है? जब मदर के ब्रेस्ट से मिल्क आता है तो जो पहला मिल्क है ना, उसमें मेनली वाटर होता है। ओके। जो दूसरा मिल्क होता है उसमें मेनली लैक्टोज होता है। और जब तीसरा मिल्क होता है नहीं, उसमें प्रोटीन होता है। ओके। जो चौथा मिल्क होता है उसमें मेनली फैट होता है। तो जब तक उसे फैट नहीं मिलेगा, कितना भी आप दूध पिला लो, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो रोएगा। ओके। तो फैट क्या देता है हमें? सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि फैट इज़ एनर्जी। आपकी बॉडी को जब लगेगा कि फैट अच्छा मिल रहा है, तब बॉडी स्ट्रेस फ्री जोन में चली जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट हुआ है कि हमें फैट कट डाउन करना चाहिए अपने डाइट से, बल्कि हमें कौन से फैट गुड फैट इंक्लूड करना चाहिए। कौन से फैट जो मदर नेचर डायरेक्टली हमें दे रही है? क्या राइस ब्राउन ऑयल हमें मदर नेचर दे रही है? नहीं। क्या सफोला ऑयल या जिस तरह के ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहिए, सैफ्लॉर ऑयल, क्या हमें वो ब्रांड, क्या वो हमें मदर नेचर दे रही है? नहीं। फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट। इट्स अ फैक्ट्री बाय प्रोडक्ट। जबकि आजकल बड़ा वो डाइटिशियंस ने कॉमन अपना लिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करो खाने में, बट और यही लोग, इसी तरह के डाइटिशियन यूरोप और अमेरिका में बताते हैं कोकोनट ऑयल यूज करो। क्यों? क्योंकि जब हम ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो कॉर्पोरेशन उससे बिजनेस बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से लाएंगे, यहाँ से महंगा बेचेंगे। अब जो यूरोपियंस को बताया जाएगा या अमेरिकन को बताया जाएगा कि कोकोनट ऑयल इज़ बेटर, वो यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, या घी ले जाएंगे। अभी यूएस में घी का बहुत कल्चर आया हुआ है, घी सबको घी खाना है वहाँ पे यूएस में। बट जबकि वहाँ पे घी का कल्चर नहीं था अभी तक। हाँ, अभी आ रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? कॉर्पोरेशंस की घी खाना। अभी ये कुछ मिथ भी टूटे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि घी इज़ गुड फैट, घी इज़ वेरी, वो भी एक बहुत रीज़न है। दूसरा, कुछ लोग इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हैं। हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आजकल घी भी तो कौन सा सर, कमर्शियल, हर चीज़ तो कमर्शलाइज्ड है। कोई कौन सा घी कौन सा प्योर रह गया? देयर इज नथिंग प्योर। अब इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज अब बेटर। जो अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं सिटीज़ में, हम उन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, महीने में 2 बार मैं यहाँ हरियाणा की ट्रिप जरूर करता हूँ। ओके। वहाँ के गाँव से ही मैं घी लाता हूँ, और घी मैं लाता हूँ जो हाथ से बनाया जाता है, लाइक बिलौना मेथड जो रहता है। राइट। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट क्वालिटी वाइज बहुत बेटर होता है बफेलो का घी। तो मैं इंटीरियर्स हरियाणा से लाता हूँ, वो बहुत ही, तो उसी से कुकिंग होती है, बाकी सब। हाँ, एक्चुअली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कुकिंग फूड एज वेल। बिकॉज अगर हम फैट पूरी तरह कट डाउन कर देंगे हमारी बॉडी में से, तो एज पर यू सेड कि ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जैसे ये जो भी फैट है, घी है, या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये जो हमारे आजकल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो भी चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा है, लोग कहते हैं डायबिटिक है। डायबिटिक किसी भी पेशेंट को
घी नहीं खाना चाहिए, आई हैव हर्ड दिस थिंग एज वेल, हम्म, तो क्या ये एक्चुअली ठीक है? हम्म। नहीं, डायबिटीज इज़ अ डिजीज़। आप, मैं तो बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ रखता हूँ इस डायबिटीज़ में। इसे कार्बोहाइड्रेट एलर्जी, फैट से कोई रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी पेशेंट हैं उन्होंने इस तरह के ऑयल पे छोड़ के और नेचुरल फैट पे शिफ्ट किया। सॉरी तो टू इंटरप्ट यू, जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मैंने देखे तो कहते हैं कि फैटी लिवर जो है वो डायबिटीज़ की पहली हम्म, शुरुआत है। हम्म, मतलब डायबिटीज़ होने से पहले पेशेंट को फैटी लिवर होगा एंड देन स्लोली स्लोली इट विल बी कन्वर्टेड टू डायबिटीज़। हम्म। तो फैटी लिवर, जो ये फैटी लिवर है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत लोग बोलते थे कि आप अपनी बॉडी से फैट कट डाउन करो, घी काटो, ऑयल्स काटो और ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाओ। Yeah. तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे जो ब्लड है उसमें 5 ग्राम ही शुगर घूमती है ना। अगर ये 5 ग्राम से 10 ग्राम हो जाए तो ग्लूकोमीटर इसका लेवल बताएगा 200, डबल, जस्ट 100 का डबल, राइट। है ना। तो जैसे 5 ग्राम से ज़्यादा जो शुगर होगी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम शुगर को शुगर की फॉर्म में बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि शुगर बढ़ेगी तो हम इसको डायबिटीज बीमारी खुद ही करने लगते हैं। करेगा। तो बॉडी क्या करेगी, इस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगी। तो हमारी बॉडी फैट शुगर को स्टोर नहीं कर सकती, फैट को स्टोर कर सकते। वो हमारी बॉडी को रॉट कर देगी, सड़ा देगी एक तरह से शुगर। फैट ये काम स्लो करेगा, बहुत स्लो, लगभग इनफाइनाइट टाइम भी कह सकते हैं। तो फैट को कन्वर्ट कर लेती है बॉडी। ओके। जो एक्स्ट्रा शुगर है या एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको बॉडी लीवर क्या करेगा, उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अगर आप, ये तो कॉमन सेंस है, जो आप नहीं खाओगे वो बॉडी बनाएगी। जो आप बाहर से इंजेक्शन, जैसे जिम में कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके टेस्टिस जो है ना छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है ये टेस्टोस्टेरोन बाहर से ही आ रहा है, व्हाई शुड आई वर्क? तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्या जरूरत है, इसको छोटा करो, खत्म करो, इसको क्यों बाहर लटकाया हुआ है। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी बहुत कॉमन होती है, जो लोग कॉन्टिन्यूस टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं और फिर स्पर्म काउंट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म भी वहीं से बनने, श्योर। है ना। अगर आप इंसुलिन बाहर से लगाते हो तो एक बॉडी इंसुलिन नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं वो भी ये बता देगा कि जब आप बाहर से फैट नहीं डालोगे तब आपका लीवर फैट बनाएगा, बिकॉज फैट आर नेसेसरी, राइट। है ना। तो जब आपने फैट बाहर से डाले नहीं, अब आप बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि फैट बनाओ। अब जो फैट बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल लाइक शुगर, वो आप दे रहे हो। तो आप रॉ मटेरियल दे रहे हो फैट बनाने का और सिग्नल भी दे रहे हो फैट बनाने का। तो जो लोग फैट कट करेंगे और फैट बनाने का रॉ मटेरियल ज़्यादा देंगे उनकी लिपिड प्रोफाइल हमेशा ख़राब आएगी। जो लोग फैट खाएंगे तो हमारे लीवर को सिग्नल जाएगा जब बाहर से आ रहा है तो बनाने की क्या ज़रूरत है। जो आ रहा है उसे हाँ, मैं एमबीबीएस की पिक्चर की एक क्लिप भेजूंगा। एमबीबीएस की वो बुक है बायोकेमिस्ट्री की, ओके। सत्यनारायण। तो उसमें उन्होंने लिखा है जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 80% हमारा लीवर बनाता है। राइट। तो जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल है उसमें खाने का कंट्रीब्यूशन कितना है, 20%। 20%। तो किस वाले सोर्स को हिट करना चाहिए कि हमारी लिपिड प्रोफाइल सही हो जाए? जो लीवर बना रहा है। राइट। तो लीवर कब बनाता है? जब आप जब आप खाओगे। खाते हो। जब आप खाओगे तब लीवर बनाएगा, नहीं बनाएगा। जब आप खा लिया तो लीवर ने बनाया नहीं, यही तो हमें चाहिए। करेक्ट। तो जो लीवर से जो बना रहा है वही 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें तो उस पर फोकस करना है ना। जो आप खा रहे हो वो डायरेक्टली 20% जाता है केवल। तो जैसे अगर आपका 200 कोलेस्ट्रॉल है, हाँ। तो 160 आपके लीवर ने बनाया है। और लीवर ने क्यों बनाया है? क्योंकि आप खा नहीं रहे थे, खा नहीं रहते। तो मतलब हमें पूरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैट खाना ही चाहिए, हाँ सो दैट कि वो लिवर उसको ज़्यादा मेहनत करनी ही ना पड़े। हाँ हाँ। दूसरा जो क्वेश्चन मुझे था, फैटी लिवर एंड डायबिटीज, ये कोई अलग अलग चीज़ें, ये सब अलग चीज़ें नहीं है। आपकी शुगर बढ़ी, है ना, इसको फैट में कन्वर्ट किया, अब मेन काम तो लीवर में हो रहा। अब कुछ इंडिविजुअल्स में क्या हो सकता है, ये वाली मैकेनिज्म बड़ी स्ट्रांग है, यानी कि जितनी शुगर आई पूरा फैट में कन्वर्ट किया। अब पूरा फैट ये स्किन के नीचे इकट्ठा हो रहा है, ना लीवर पे जा रहा है, ना ओवरीज में जा रहा है, ना इंटेस्टाइन में जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, सारा स्किन के नीचे जा रहा सिर्फ स्किन के नीचे जा रहा। तो जब ब्लड मार्कर कराएंगे सब कुछ नॉर्मल आएगा, है ना, है। क्योंकि कुछ तो कहीं तो फैट गया नहीं। कहीं तो फैट गया है। अल्ट्रासाउंड कराओगे फैटी लिवर नहीं आएगा, है ना। वो चाह रहा है एडिपोज टिश्यू। हाँ, बट उसका कोई दूसरा ब्रदर है,
उसमें क्या हो रहा है, ये वाला थोड़ा फैट लीवर पे भी चला गया और स्किन पे तो जा ही रहा था, हाँ थोड़ा लीवर में चला गया, ठीक है। तो उसको क्या दिखेगा कि इसका तो फैटी लीवर है और ये मोटा है। उसका कोई तीसरा ब्रदर है, उसमें जो ये मैकेनिज्म है कन्वर्जन वाली, ये थोड़ी स्लगिश हो गई है। जितनी ग्लूकोज है वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा फैट में, ड्यू टू सम रीज़न, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, Environment तो जो भी है टाइप ऑफ फूड है ना, तो उसकी ब्लड शुगर भी बढ़ेगी, फैटी लीवर भी होगा, थोड़ी ओबेसिटी भी होगी। हो सकता है तीनों बहुत ज़्यादा हो, तीनों बहुत फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, खराब फूड का। कोई उसकी चौथी बहन है, उसमें क्या हो रहा, थोड़ा सा फैट जाके ओवरीज और इनके आसपास भी जाके इकट्ठा हो गया और टमी और थाइस के आसपास इकट्ठा, तो उसको एक प्रॉपर जो आजकल की लड़कियों की शेप है वो फील आएगा। अब आप ये सोच के देखो कि कहाँ से सारी, अब जब वेट बढ़ेगा तो वेट का प्रेशर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेशर बेरिंग है, जैसे आपका तो फील्ड यही है, नीज पे आएगा, एंकल पे आएगा, जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा Back ये पे आएगा, और back ये है, आएगा, तो चार जो cervical पॉइंट्स है ना आएगा। जहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो वेट अल्टीमेटली तो यहीं आना है। तो आप वेट बढ़ा, जॉइंट से प्रॉब्लम आई, आप भागे फिजियोथेरेपिस्ट के पास या आर्थोपेडिक के, आपकी शादी होने वाली, वेट बढ़ गया तो डाइटिशियन के पास भागे, श्योर। उस वाली मैकेनिज्म स्लो हो गई, शुगर आ गई तो भागे फिजिशियन के पास, है ना। अब वो थोड़ा फैट जाके लीवर में इकट्ठा हो गया, आप परेशान हो गए, आप क्या करें, फिर किसी गैस्ट्रो के पास भागे। अब लीवर तो 500 से ज़्यादा काम करता है, डाइजेशन भी बहुत सारे काम Digestion भी करता बाकी सारे चीज़ें में। अब जब वहाँ पे स्टोर रूम आप बना रहे हो तो बाकी सारे प्रॉब्लम क्या होगा, हार्मोन बैलेंस का पूरा ख़राब हो जाएगा। जो बॉडी प्रोटीन्स बनाता है लीवर ब्लड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, इवन जो बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से, वो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेलानिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, कहीं मेलानिन यहाँ इकट्ठा हो रहा है, वहाँ हो रहा है, पहला अंडर आर्म्स ब्लैक हो रहे हैं, गर्दन काली हो गर्दन रही है, काली हो रही है। हाँ कंधों से निग्रिकेंस। हाँ अब ये वैसे ही है कि डायबिटीज हो गई फैटी लीवर से, या फैटी लीवर हो गया डायबिटीज। ये वैसे ही, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बीच है जुहू बीच मुंबई में। अब वहाँ वो ये कह रहा है कि आइसक्रीम से ना स्किन बर्निंग होती है। ये वही स्टोरी है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब गर्मियों का सीजन आएगा तभी तो स्किन बर्निंग होगी, और आइसक्रीम तो तभी बिकेगी ना ज़्यादा। तो जैसे ही आइसक्रीम का सेल बढ़ेगी, सन बर्निंग भी तो बढ़ेगी। हाँ सेम चीज़ यहाँ भी हो सकती है। आइसक्रीम तभी खाएगा बंदा जब मई जून में ज़्यादा खाएंगे आइसक्रीम, उस समय सन बर्निंग भी बढ़ रही होगी। तो कोई भी पागल डर्मेटोलॉजिस्ट ये कनेक्शन जोड़ सकता है कि स्किन बर्निंग इज रिलेटेड टू दिस थिंग। आराम से कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ ही नहीं। ये वैसी सेम बट जबकि वो हो रहा है हाँ। उससे मौसम के क्योंकि गर्मी हिसाब आई से तो आइसक्रीम बिकी, आइसक्रीम बिकी। है ना, तो गर्मी आई तो स्किन बर्निंग हुई। तो आपका खाना इतना खराब है, उससे फैटी लीवर हुआ। खाना ही खराब है तो डायबिटीज हुआ। किसी को दोनों हो गए, किसी को एक ही हुआ, किसी को वो पहले हुआ, किसी को वो पहले हुआ, डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। किसी के जॉइंट पहले चले गए ओबेसिटी, कोई सिर्फ ओबेसी होते जा रहा है 70 साल तक, कोई उसका नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं है कोई उसको, प्रॉब्लम सारे नहीं हुआ। जॉइंट्स ओके हैं। हाँ तो ये कहीं ना कहीं क्या मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है पेशेंट हाँ, के, बिल्कुल। पेशेंट की बॉडी के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट और मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी क्या ये चीज़ें वैरी करती हैं पेशेंट की? सो व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट? मेटाबॉलिक रेट एक आपका जो एक बॉडी एक इंजन है, वो पर सेकेंड या पर टाइम या पर डे कितनी कैलोरी या एनर्जी बर्न कर रही है, यही तो होता है मेटाबॉलिक रेट, राइट। है ना। तो अगर हम दिखा लें, अगर कोई 100 किलो का है और 30% उसका फैट मास है, राइट, तो 30 kg तो फैट हो गया जो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा BMR में, राइट। 70 kg इट बोन एंड मसल्स, है ना। तो सारी बर्निंग जो है फूड की वहीं तो हो रही है। डेफिनेटली उसको हम कहते हैं लीन बॉडी, आपने पढ़े होगा लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास। तो जो एनर्जी बर्न हो रही है वो लीन बॉडी मास की वजह से हो रही है। अब आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो बोन एंड मसल रखने की क्या ज़रूरत है बॉडी को, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए बोन एंड। तो जब आपकी बॉडी वाइज अगर बोन वेट से नहीं होता, अगर आपका लीन बॉडी मास आप 100 किलो का है, कोई और 100 किलो का है, उसका फैट परसेंटेज किसी का 15% है 100 किलो वाले का, आपका 35% है, तो उसका लीन बॉडी मास 85 किलो है, तो उसके मसल एंड बोन बहुत ज़्यादा है, तो उसका BMR ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर उसने मान लिया कि 2 रसगुल्ले खा लिए, आपने भी खा लिए, दोनों को प्रेशर पड़ा, खाओ खाओ खाओ, आपने खा लिए, तो उसके बाद 40-50 ग्राम ग्लूकोज गया ब्लड में, तो उसकी मसल्स
है ना, एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करेंगी, क्योंकि मसल्स हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बोन्स बहुत है। ज़्यादा बोन्स है। तो वो ग्लूकोज को एक रिपोर्ट मिल गया कि हम यहाँ पे जा सकते हैं। आपकी बॉडी के साथ क्या हुआ कि मसल एंड बोन उस वॉल्यूम में नहीं है, तो मसल एंड बोन ने उतना ग्लूकोज नहीं लिया। और अगर इसके साथ वो मैकेनिज्म जो अभी डिस्कस कर रहे थे स्ट्रांग नहीं है, तो ये सारा ग्लूकोज कहाँ दिखेगा हमें? फिर ब्लड में ना। इसीलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट विद एज। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट हंगरी कौन से ऑर्गन्स होते हैं? मसल एंड बोन, है ना। तो जब आप खाना कम कर, जो आप जैसे मैंने कहा 35%, तो आपको लगा होगा बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज है उसका, तो है ना, बट 65 किलो तो उसका मसल एंड बोन है ना। एंड उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब डाइटिशियन क्या खेल करते हैं यहाँ पे? वो 35 किलो वाले को हिट नहीं करते, वो हिट करते हैं 65 किलो वाले को। क्या करते हैं? वो आपका कैलोरी कम कर देते हैं। जब आप कैलोरी कम करोगे तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्वालिटी तो चेंज नहीं करी खाने की। क्वालिटी जो सेट पहले थी वो अभी भी सेट है ना। बस तो कैलोरी कैलोरी कम पर ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन कम हो गया। तो जब बॉडी को लगेगा कि न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो रही है, तो वो सोचेगी कि किडनी को चलाएं, कि हार्ट को चलाएं, कि दिमाग को चलाएं, कि मसल बोन को चलाएं। तो बॉडी के लिए आपकी स्ट्रेंथ और आपके लुक्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है ब्रीदिंग। आपका हार्ट बीट चलती रहे, किडनी चलती रहे, ब्रीथ करते रहो, बस बॉडी को ये चाहिए। तो वो क्या करेगी? आपने न्यूट्रिएंट की सप्लाई कट डाउन कर दी, तो बॉडी पहले किसकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम करेगी? जिसको ज़्यादा चाहिए, जो थोड़े से अननेसेसरी है। तो डाइटिशियन ने हिट किया 65 किलो वाले पे, तो किस में चांसेस हैं कि वेइंग स्केल फास्ट नीचे जाएगी? जब आप 65 किलो वाले पार्ट को हिट करोगे। और लोगों को शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, तो वो भी खुश होते आते हैं शुरू में 5-6 महीने कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब बॉडी को लगता है तो मुझे मार नहीं चाहता है बिल्कुल, है ना, कि वेट तो बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, तब बॉडी क्या करेगी? अपने हार्मोन्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू एक पर्टिकुलर स्केल पे जाके वो स्केल को बंद कर देगी कि इससे नीचे अब नहीं जा सकता। एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर स्टक ऑन अ पर्टिकुलर वेट। अब क्यों स्टक होते हैं? बहुत कॉमन सेंस है। आपकी एनर्जी कौन बंद कर रहा था? बॉडी अपना मसल और बोन्स। आपने उसको लूज कर दिया, ओके, है ना। अब बंद करने का तो जो बंद कर रहा था उसकी पावर वही खत्म हो गया, वॉल्यूम ही उसका। अब अगर आप पहले मान लिया 1800 कैलोरी खाना खा रहे थे, अब आपने 1200 कैलोरी कर दिया डाइटिशियन की वजह से, तो आपकी बॉडी सेट हो गई 1200 कैलोरीज पे, है ना। तो जब आप 1800 के खा रहे थे और आपकी रिक्वायरमेंट थी 1600 के, तो आप 200 के प्लस में थे, इसलिए आपका वेट बढ़ रहा था। अब डाइटिशियन ने कर दिया 1200, 400 माइनस में कर दिया। हाँ, अब आपकी बॉडी सेट हो गई 1200 पे। अब अगर आप 1400 खाओगे खाना, अब पहले से फिर कम खा रहे हो, आपको तो नहीं लगा, कहोगे हम तो जल्दी खा रहे हैं, बट आप फिर से प्लस 200 की रेंज में आ गए। या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले वाला खाना खाने लगते हैं, यानी 1800 वाले आप कितने पॉजिटिव में चले गए? प्लस 600 में। तो फिर आप फिर रैपिड वेट गेन होता है इससे। तो ये वाला जो साइकिल है ना, ये बेचारों के साथ चलता रहता है। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग मैंने देखे हैं कि एक पर्टिकुलर वेट लॉस कर लेते हैं, जैसे 15 kg 16 kg, एंड उसके बाद वट एवर द मील दे टेक, वट एवर द डाइट दे टेक, वो वेट वहाँ पे रुक जाता है। चाहे वो उसको बढ़ाएं, चाहे वो उसको घटाएं, बट वेट वहीं के वहीं स्टक रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है ना, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ बैठा हूँ। अगर अभी मुझे ये ओरिएंटेशन नहीं है कि मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ, तो मैं मुंबई नहीं पहुँच सकता। तो उनको क्या सिखाया गया? वेट लॉस करना ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे साथ जिम में 4 लोग जाते हैं। एक पेशेंट आए 35 ईयर ओल्ड, 5-6 महीने पहले, वेट लॉस और यही सब कॉन्सेप्ट लेके, अच्छी बॉडी करनी, शादी करनी, 35 के हो गए तो फिजिक अच्छी बनानी, 5 फुट 11 इंच हाइट। फिर मैंने वही समझाया कि जिम चलना चाहिए। सब मेरी सोसाइटी में रहते हैं, तो नेक्स्ट डे वो मेरे साथ ही जिम का, आपके साथ चल लूँगा मैं थोड़े दिन। जब नेक्स्ट डे आके बैठे तो कार में मेरे साथ एक पहले ही से मेरे भी एक पेशेंट बैठे हुए थे। ही वॉज ऑल्सो सेम एज, सेम हाइट, 5'11" और 35। तो जो नया बंदा था उसने कहा मुझे इनकी तरह बॉडी बनानी है डॉक्टर साहब। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनाओगे? कहते वही वेट लॉस करके। तो मैंने कहा इनसे वेट पूछो जरा इनका। तो जो कह रहा था कि मुझे इनकी तरह बॉडी बनानी है, ही वॉज 89 kg। ओके।
और जिनकी तरह बॉडी बनानी थी ही वॉज 99 kg। ओके। दोनों की हाइट सेम, एज सेम। तो जो 89 किलो के थे 5'11", उनका कमर का साइज 44, और जो 99 किलो के थे उनकी कमर का साइज 34, 33। ओके। चेस्ट ऑब्वियसली ब्रॉड, मस्कुलर, है ना। तो हमें वेट लॉस नहीं करना, फैट लॉस कर। फैट परसेंटेज लॉस करना है। फैट परसेंटेज कैसे लॉस कर सकते हैं? फैट को कम करके, या अगर फैट कम नहीं हो रहा है तो फैट माइनस बॉडी वेट क्या बचा? बॉडी वेट माइनस फैट, लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास। तो हम लीन बॉडी मास को अगर बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक फैट परसेंटेज कम हो जाएगा ना। राइट। तो बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी हो गई? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। लोग बेचारे क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं, सॉरी। उनकी एनर्जी चली जाती है, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, है ना। सही तरीका क्या है फैट लॉस करने का? ज्वाइन द जिम, डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ईट न्यूट्रिएंट रिच खाना। जब आप न्यूट्रिएंट रिच खाना खाओगे आपकी बॉडी को लगेगा वी आर स्ट्रेस फ्री नाउ। तो जब बॉडी को लगेगा वी आर स्ट्रेस फ्री, तो हमने 30 किलो का डिपॉजिट क्यों रखा हुआ है? तब बॉडी क्या करेगी 2-3 महीने के बाद? उस वाले फैट से एनर्जी लेने लगेगी जो रखा हुआ है। हाँ, फिर उससे क्या होगा? आपकी क्रेविंग्स नीचे जाने लगेंगी और आप खाना कम खाने लोग, ऑटोमेटिक आप कैलोरी निगेटिव में जाए लोग। हम लोग क्या करते हैं, डाइट वाइट चेंज करी, ये करा, खाना कम कर दिया, है ना। बॉडी भी अपने, बॉडी तो आपको बचाना चाहती है कि तो मर जाएगा अगर खाना कम खाएगा। बॉडी क्या करती है, अभी 1600 चला रहा है, चलो अब 1300 कर लेते हैं, है ना। अब आप खा भी 1300 रह रहे हो, अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो हाँ लगेगा ही। गलत है, फर्स्ट फेज में गलत है, बट लास्टली तो उसी को लगना है। जब आप 1300 खा रहे हो और 1300 जला रहे हो तो वेट लॉस कहाँ से होगा? कुछ भी कर लो, वो तो वहीं स्टक रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो लग नहीं है, बट कैलोरी कॉन्सेप्ट गलत है, वो फर्स्ट फेज में गलत है जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कैलोरी कटिंग करनी है, बट कैलोरी कट करके नहीं करनी है, आपको किचन में नहीं करनी है कैलोरी कट। आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि कब कैलोरी कट करनी है और कितनी कट करनी है। वो कब डिसाइड करेगी? जब आप न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे फिक्स करोगे जाके खाने पे। एंड हाउ दैट कैन बी फिक्स्ड? वो पहले हमने पार्ट में डिसाइड किया था ना कि हमें वो जंक फूड से बचना है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रेश सारी चीज़ें लेनी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी। और क्या कर सकते हैं जो हम बताना भूल गया था, जो अच्छे सप्लीमेंट हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक विटामिन डी तो आपको किसी भी वेजिटेरियन खाने में नहीं मिलने वाला, B12 नहीं मिलने वाला, तो ऑब्वियस है तो ये हमें लेनी पड़ेगी। अब वैसे बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स हैं जो मिट्टी में नहीं होते, हो ही नहीं सकते, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब आपको ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें लोग यूजलेस चीज़ें यूज कर रहे हैं, उनको सीखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें यूजलेस हैं। ये सप्लीमेंट जो हमें साल में 2 महीने लेने हैं, कुछ सप्लीमेंट साल में 3 महीने लेने हैं, कुछ सप्लीमेंट पूरे साल लेने, ये हार्श रियलिटी है, लेने ही पड़ेंगे। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो क्या आप मना कर सकते हो कि आयरन नहीं लेंगे? मना करके दिखाओ। 100% लेडीज़ को लेना पड़ता है, हाँ। फोलिक एसिड लेना पड़ता है, तो सेम चीज़ वो सबके साथ है। तो जैसे अभी आपने बताया कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ हमें जो भी डेंस फूड और डेंस न्यूट्रिशन हमें ऐड ऑन पे लेना है, तो जो भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लाइक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 और जो भी हम जिंक और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं पर्टिकुलर जो बंदा अपनी डाइट में ऐड ऑन करे और उसको मिल सकता है? जनरली कुछ नट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ पोटेशियम की भी कुछ अच्छी, ये आप कहीं भी गूगल करोगे आपके रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे। अब इस पर मैं बताना मुश्किल है कि कौन कौन से रिसोर्स है, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, यहाँ फूड रिसोर्सेज कुछ अलग हैं, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ फूड रिसोर्सेज अलग हो जाएंगे। साउथ इंडिया के लोगों के लिए नारियल पानी पीना दिन में 2-3 बार वेरी इजी, बट अगर हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि पोटेशियम आपको लेना है तो 2-3 नारियल पानी पी लो, तो 60 रुपये पर नारियल पानी, टू कॉस्टली, राइट। तो 150 रुपीज़ कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, ज़्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है उस समय उस बॉडी की, है ना, किस एरिया में रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके टारगेट क्या है फ्यूचर के, उस पर डिपेंड करता है किस तरह का सप्लीमेंटेशन कौन से। अब विटामिन डी में भी कई सारे ब्रांड्स हैं, कई तरह की प्रिपरेशंस हैं, कुछ चूएबल हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ना कैप्सूल फॉर्म में है, ऑयल फॉर्म में है, तो डिपेंड करता है कौन कैसे लेना चाहता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एकदम से बताना है कि ये बता दूं और वो कोई ले ले तो
मुझे लगता है कि वन टाइम सोल्यूशन नहीं हो सकता है इस चीज़ का। इट समहाउ डिपेंड्स ऑन द बॉडी एज वेल Yeah, ना, कि किस बिल्कुल। पेशेंट की बॉडी, किस Yeah. पर्सन की बॉडी किस मेडिसिन टाइप पे Yeah. कैसे रिएक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे डायबिटीज़ ही है, तो डायबिटीज़ में कोई ऐसे पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस या कोई ऐसे पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो पेशेंट को अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी चाहिए और कट डाउन करनी चाहिए? मुझे लगता है कि डायबिटीज़ का सबसे पहला रोल है फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम करनी चाहिए खाने की, ओके, है ना। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। न्यूट्रिशन वाइज मैं देखूं कुछ लोग मिसयूज कर लेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद से मत इसको करना, एक्सपेरिमेंट मत करना। जनरली देखा गया है कि इंसुलिन को प्रोडक्शन के लिए और उसके फंक्शन के लिए क्रोमियम जैसे बहुत ज़रूरी है, जिंक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिंक के डिफिशेंसीज में अगर जाएँ तो जिंक की डिफिशेंसी, क्रोमियम की डिफिशेंसी, इवन विटामिन B12 की डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। विद विटामिन D डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है शुगर मैनेजमेंट में। तो अगर डायबिटीज़ में जाए तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं डिफिशेंसीज में। तो जैसा आज हमें सर ने बताया कि क्या क्या डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में हो सकती हैं और कैसे कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो थैंक यू सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और लोगों के मिथ्स ब्रेक करने के लिए कि उन्हें फैट नहीं हटाना है अपनी बॉडी से। बिल्कुल। और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि कैसे उनका वेट स्टक वेट हिले, उन्हें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर Thank you. फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग पीपल नो अबाउट कि क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए उनकी डाइट में। थैंक यू सर।